ऑल राइट, सो जय हिंद, नमस्कार एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद आसिम। हम लोग अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग स्पेक्ट्रम किताब के अंदर आज चैप्टर नंबर 13 को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बात कर रहा है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के बारे में। तो देखो यार, पहले हम समझ लेते हैं कि अभी हमने क्या चीज कवर कर ली है। एक थोड़ा सा हम लोग फिर से मन में एक दिमाग में स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। इसको आप लोग बना लीजिए सो दैट एक बार हम पकड़ लें कहानी हमने लास्ट कहां छोड़ी थी, क्योंकि कहानी की डॉट्स कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बात कर रहा है ना, ये फर्स्ट फेज है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का, जो कि हमको ये बताता है कि इसका मतलब सेकंड फेज भी आएगा, है ना। फर्स्ट फेज है तो मतलब सेकंड फेज भी आएगा। तो चलो समझते हैं कि पहले रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का मतलब क्या है, ये रिवॉल्यूशनरीज कौन है, ये एक्सट्रीमिस्ट से अलग कैसे हैं, मॉडरेट से भी कैसे अलग थे। थोड़ा इन बातों को पहले क्लैरिटी ले लेते हैं ना, कोई कंफ्यूजन ना हो कि यार सर एग्जाम किताब में ना सर मिलिटेंट नेशनलिज्म भी लिख के आया है, वहां पर मॉडरेट्स भी लिखा है, आप एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे हो, क्या इनका फर्क है। आइए पहले क्लियर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से यहां पर आके ले लीजिएगा आप। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमें बेसिकली ये चैप्टर को 4 पार्ट से पढ़ना है, ठीक है। बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, 10 पेज के आसपास का है किताब के अंदर, ठीक है। पहला है कि व्हाई द सर्ज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, मतलब पहले हम तो ये देख ही लेंगे कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ, रिवॉल्यूशनरीज थे कौन। तो पहला सवाल यही है कि सर्ज हुआ क्यों, व्हाई देयर वाज एन इंक्रीज इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, है ना। पहले हम ये समझेंगे, फिर उसके बाद ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनका एजेंडा क्या था, कैसे वो काम कर रहे थे, तो वो प्रोग्राम समझेंगे। फिर ये रिवॉल्यूशनरीज ने कहां अलग अलग भारत के देशों में, देखो एरियाज में, स्टेट्स में, बंगाल में उन्होंने कौन सी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करी। फिर महाराष्ट्र देखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर पंजाब देखेंगे, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर अब्रॉड को भी देखेंगे कि भाई सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है काफी एक्टिव थी और भारत की आजादी के लिए यहाँ पर वो वहां बाहर से बैठकर लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग गदर पार्टी की बात करेंगे, हम लोग लाला हरदयाल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इस तरह की बहुत सारे हम लोग बातें करेंगे जो अब्रॉड से यहाँ पर कनेक्टेड है, राइट। एंड देन उसके बाद ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज डिक्लाइन क्यों हो गई, ये क्यों आगे तक अपना काम नहीं चला पाई, कहां पर फेल्योर हो गया, है ना, कहां हम फेल कर गए, व्हाट वाज द लिमिटेशंस, उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये कुछ पीवाईक्यूज भी लगे हुए हैं, आप उसको अटेम्प्ट करिएगा। एक क्वेश्चन ये है, इसका आंसर मुझे आप दीजिएगा। मेंस का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। आइए पहले दोस्तों आइए समझते हैं कि यहां पर क्या चल रहा है। देखो हम लोग ना एक बार कुछ चीजों को क्लियर करते हैं यहां पर कि व्हाट हैव वी डन टिल नाउ, हम अभी तक क्या कर चुके हैं। देखो यार 1857 का रिवोल्ट हम लोग समझ चुके हैं। 1857 का रिवोल्ट हुआ, सबसे पहले तो वही हो गया कि भाई 1857 का रिवोल्ट। 1857 के रिवोल्ट के बाद हमें अंग्रेजों को भी काफी चीज समझ में आ गई कि यार ऐसे काम चलेगा नहीं, हमें कुछ अपनी पॉलिसीज में चेंज करना पड़ेगा। फिर उन्होंने एक एक्ट लेके आए, एक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया, वो सब बातें हुई, लेकिन फिर भी चीजें इतनी सॉर्टेड थी नहीं, है ना। यानी कि इंडिया के लोगों को अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, है ना। और इसीलिए आप देखोगे कि अब भारत में अलग अलग देशों, देश के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारी हमें संस्थाएं बनती हुई दिखती हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले, ठीक है। तो 1857 से लेकर हम बात करें 1885 तक की, तो इसके बीच में बहुत सारी ऐसी हम लोग संस्थाएं बनती हुई देखेंगे, ठीक है। बहुत सारी ऐसी रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सेटअप होती रहेंगी, है ना। बहुत सारी ऐसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस सेटअप होंगी। नाउ द लिमिटेशन इन दिस ऑर्गेनाइजेशंस वाज कि ये अपने अपने रीजन की बात कर रही है ना। जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे इंडियन कैलकाटा एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन हो गया, तो वो अपने ही एरिया की बात कर रहे हैं। ये पार्टीज रीजनल चीजों को लेकर बात कर रही थी, इनका कोई नेशनल एजेंडा नहीं था। लेकिन एज वी कम क्लोजर टू 1885 हमको देखने को मिलेगा कि यार कुछ ना एक ऐसी पार्टीज आ गई हैं जो अब नेशनल एजेंडा को लेकर सामने खड़ी हुई हैं। एंड देन फिर ये जब इतनी सारी रीजनल एक्टिविटीज होती चली जा रही हैं कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, तो अंग्रेजों को भी यहां पर लगने लगा था कि यार कुछ तो गड़बड़ है, मतलब लाइक हम इसे कंट्रोल कैसे करें, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कांग्रेस का जो सेटअप किया गया था वो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी थी, यहीं से आती है वो सेफ्टी वॉल्व। ए.ओ. ह्यूम ने क्यों कांग्रेस को सेटअप किया होगा, ताकि एक तरह से ये कांग्रेस जो है ना, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनेगी ना, ये एक तरह का एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाएगा जहां पर हर आदमी, ये जो अलग अलग रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बातें उछाल रही हैं, ये आके वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस पर दब जाएंगी, ठीक है। कुछ ऐसा भी बोला गया सेफ्टी वॉल्व, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, उसको रियलिटी बनाया गया था, वॉट एवर इट इज। 1885 में आप देखोगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहां पर जन्म होता है, ठीक है। बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है, राइट। तो एक बड़ा लैंडमार्क, बड़ा एक लैंडमार्क इवेंट था ये बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हमने देखने को मिला, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको जो अगला चैप्टर पढ़ाया, मैंने उसमें आपको बोला कि भाई देखो 1885 से लेकर हम देखते हैं टिल 1905, ये वो पार्ट था, ये वो पीरियड है जब मॉडरेट जो है वो पूरी कहानी चलाते हैं, ठीक है।
मॉडरेट जो है पूरी कहानी चलाएंगे। ये मॉडरेट्स का क्या तरीका था, मॉडरेट्स कौन थे? देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब स्थापित हो जाती है तो क्या तरीका होगा, हाउ वी विल प्रोसीड, कैसे हम अपनी बातें रखेंगे अंग्रेजों के सामने, इन सब चीजों को चलाने के लिए यहाँ पर नरम दल था, मॉडरेट्स कहते थे इनको, नरम दल थे ये, है ना। अब इनका क्या तरीका था? इनका तरीका था कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करना, है ना। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते थे? एजिटेशन, यानी कि हम कोई भी काम करेंगे हम लोग लॉ के दायरे में रह के करेंगे, हम लोग लॉ के जो है लॉ के दायरे में रह के सारा काम करेंगे, हम लॉ ब्रेक नहीं करेंगे, वॉट एवर इज द बेस्ट मेथड कि हम लॉ को फॉलो करते हुए सब चीजें कर पाए वो। तो बेसिकली इनका तरीका क्या था? इनका तरीका था 3P वाला, एवरीवन नोज दिस, है ना, प्रेयर, प्रोटेस्ट एंड आपका पिटीशन, ऑल दीस थिंग्स। तो ये मॉडरेट्स का तरीका था। लेकिन 1905 आते आते अब हमें क्या समझ में आ रहा था कि यार ये लोग ना बहुत इफेक्टिव नहीं है। बहुत इफेक्टिव क्या, इनको बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज किया गया कि आप लोग का जो तरीका था ना उससे कुछ हासिल नहीं हुआ, और ये 20 साल का समय यहाँ पर निकल गया है, और इसीलिए यहाँ पर मैंडेटरी हो गया। मैंडेटरी के एक तरह से ये कह दिया कि नहीं हम करेंगे, और यहाँ पर 19 फिर उसके बाद आप देखोगे एक्सट्रीमिस्ट का फेज शुरू होता है, राइट। ये जो यहां से लेकर यहां तक की बागडोर होगी, 1905 से लेकर हमने 1909 तक की कहानी पढ़ी कि इधर जो है अब एक्सट्रीमिस्ट आ गए थे, राइट, एक्सट्रीमिस्ट आ गए थे। और बड़ा रीजन क्या था एक्सट्रीमिस्ट का? बड़ा रीजन क्या था कि भाई ये जो मॉडरेट्स थे अपने अपने एजेंडा में फेल हो गए थे, इसलिए यहां पर एक्सट्रीमिस्ट को यहां पर आना पड़ गया, बागडोर संभालनी पड़ गई। इनके तरीके जो है बड़े यहां पर बेकार तरीके हैं, गलत तरीके हैं, है ना। जो मॉडरेट्स को लगता है कि भाई हम अंग्रेज हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अंग्रेजों मॉडरेट्स को लग रहा है कि भाई अंग्रेज ना हमारे यहाँ हमारे सोसाइटी में चेंज कर देंगे, ऐसा है नहीं। मॉडरेट्स कहते थे कि अरे भैया अंग्रेज भैया आप वैसे ही रूल करो ना जैसे आप लंदन में रूल करते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, वी वांट टू बी रूल्ड लाइक यू आर रूलिंग इन लंदन, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, बढ़िया है। तो बेसिकली क्या, इनके बेसिक एजेंडा में ही, इनके बेसिक जो थ्योरीज थी उसी में फ्लॉ था। जैसे मॉडरेट थे, ये मासेस में बिलीव ही नहीं करते थे, इनको लगता था कि मासेस है, कॉमन मैन है, इनको तो कुछ आता ही नहीं है, तो इन पे बिलीव नहीं रखते थे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट एकदम ऑपोजिट थे। अब जब हम एक्सट्रीमिस्ट की बात करेंगे तो देखो, मॉडरेट्स का तो फंडा आपको समझ में आ गया। एक्सट्रीमिस्ट का फंडा क्या होता है कि ये लोग कुछ फोर्स का इस्तेमाल करने की बात करेंगे, दे विल टॉक ऑफ सम यूजिंग ऑफ सम फोर्स, है ना। या फिर मैं कहूंगा मतलब नॉट एग्जैक्टली फोर्स, बट हाँ ये थोड़ा सा क्या होंगे, ये थोड़ा सा प्रेशराइज करके बातें करेंगे, है ना। ये थोड़ा सा सरकार पे प्रेशर ज्यादा डालेंगे, ये प्रेशराइज करेंगे। इनफैक्ट आप देखोगे कि ये लोग जो है इफ नॉट यूजिंग फोर्स बट विल टॉक अबाउट यूजिंग फोर्स, है ना। ये फोर्स की बातें जरूर करेंगे, ये थोड़ा ज्यादा प्रेशर बनाएंगे, ये थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव होंगे, है ना। ये थोड़ा क्या बहुत एग्रेसिव होंगे इनफैक्ट, है ना। इनका एग्रेशन बहुत ज्यादा सर चढ़कर बोलेगा, ठीक है, एग्रेशन होगा इनके अंदर, ठीक है। इन्हीं को यहाँ पर क्या गरम दल बोलेंगे कि ये गरम दल वाले लोग थे, है ना, ये गरम दल के लोग हैं, राइट। तो थोड़ा ये गरम मिजाज के हैं, खोपड़ी गरम रहती थी। तो मतलब कहने का ये है कि दे आर वेरी मच लाइक फायर्ड बाय द थॉट कि अंग्रेज हमको इस प्रकार से रूल कर रहे हैं ना। ये तो कॉन्सेप्ट था 1909 तक का ना। इसमें क्या हमने कई सारी एक्टिविटीज लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी ना। इफ यू रिमेंबर कि सबसे बड़ा जो यहाँ पर चीजें होती है दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल, है ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल। कई सारी ऐसी एक्टिविटी हुई जो हमें और ज्यादा खौला गई, भारत के जो लीडर्स थे उनको और खौला गई। पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, राइट। इसी से कनेक्टेड ऊपर आप देखोगे तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आ गया था, है ना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आ गया था, राइट। इसके अलावा देखा था हमने इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आ गया था। ये सब क्या था, ये सब हमारे ऊपर कर्टेल कर रहे थे हमको इंडियंस को, ये लोग अंग्रेज जो है वो कर्टेल कर रहे थे। तो कुल मिला के ऐसे बहुत सारे एक्ट हो रहे थे जो कि एक तरह से आइसोलेशन में डाल रहे थे एक्सट्रीमिस्ट को। मॉडरेट की बात समझ नहीं रहे थे, ठीक है। और इसी बात को लेकर मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके बीच में विवाद जो है चलता रहता था कि नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, नहीं कहते थे नहीं ऐसा करना चाहिए। सो देवर 4-5 पॉइंट्स थे जहां पर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो है डिफर कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस का अगला लीडर कौन होना चाहिए। अब यहां पर मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि दादा बाल गंगाधर तिलक होने चाहिए, लेकिन यहां पर आप देखोगे कि मॉडरेट्स का अलग डिमांड था, है ना। वो कह रहे थे कि नहीं अलग होने, ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था ऑन द लीडरशिप ऑफ आईएनसी। फिर एक डिस्प्यूट ये भी था कि कहां पर होना चाहिए, है ना। एक डिस्प्यूट ये भी था कि कहां पर इस मीटिंग होना चाहिए। एक डिस्प्यूट उनके मेथड पे था। अब जैसे मॉडरेट्स कह रहे थे कि यार ये जो स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ है, स्वदेशी मूवमेंट को बंगाल के बाहर मत ले जाओ, है ना। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का कहना यह था कि नहीं स्वदेशी मूवमेंट को हमें पैन इंडिया मूवमेंट बनाना चाहिए, राइट। ये सब बातें हमने देखी थी। तो यहां पर ये कहानी चल रही थी एक तो कि ये डिस्प्यूट था, और ये डिस्प्यूट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अल्टीमेटली वी सॉ कि 1907 में हमने देखा कि सूरत स्प्लिट हो गया, है ना। यानी कि सूरत में दोनों ये एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के रास्ते इतने कठिन हो गए थे और इतने अलग अलग हो गए थे कि इन्होंने डिसाइड किया कि लेट्स स्प्लिट, है ना, स्प्लिट करते हैं। और इस चीज का फायदा उठाते हुए 1909 में फिर हमने देखा था कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जब आया तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में अंग्रेजों ने यहां पर सबसे बड़ा अपना पासा फेंका, सबसे बड़ा पत्ता फेंका, और वो क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था मुसलमानों को, है ना। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मुसलमानों को यहां पर देके उनके बीच में और डिवाइड कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स।
आई होप यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई। और इसके बाद डेफिनेट सी बात है, हमने देखा था कि एक्सट्रीमिस्ट जो है वो बेसिकली जो उनको होना चाहिए था, मतलब लाइक उनको जो एक जो उनको हम कह सकते हैं फ्लाइट मिलनी चाहिए थी, जो उनको बूस्ट मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जब ये स्प्लिट हो गया, जब ये सूरत स्प्लिट हो गया, यानी कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में स्प्लिट हो गया, तो अल्टीमेटली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो मॉडरेट्स को सपोर्ट कर रही थी, है ना, उनको एक तरह सपोर्ट क्या कर रही थी, उनको काउंटर भी करती थी, बट उनको ये पता था कि यार ये लोग कम से कम लॉ के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट को जो यहां पर बूस्ट मिल सकता था, जो वो काम कर रहे थे, वो नहीं कर पाए, एंड अल्टीमेटली फिर वो डिप हो गया, एक्सट्रीमिस्ट का फेज खत्म होने लग गया। नाउ थिंग इज कि यार इतने 4 सालों में अब एक्सट्रीमिस्ट ने जो इंडिया का यूथ था ना, उसको बहुत खौला दिया था। एक्सट्रीमिस्ट ने 4 सालों में पूरा यूथ को एकदम ऐसा बावला करके रखा हुआ था कि यार एकदम हम तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे, काट डालेंगे, फाड़ डालेंगे सब। तो पूरा यूथ तवाया हुआ था, पूरे हिंदुस्तान का पूरा यूथ तवाया हुआ था। अब बात यह है कि एक्सट्रीमिस्ट ने इतना तवा तो दिया, इतना खौला दिया लोगों को, इतना इंसाइट कर दिया यूथ को स्पेशली। अब यूथ इंसाइटेड है कि अच्छा हमको पार्टिसिपेट करना है, हमको जो है यहाँ पर आजादी की लड़ाई लड़नी है, लेकिन ये खुद ही लोग 1909 तक जो है ये फुस हो गए, यानी एक्सट्रीमिस्ट का डाउनफॉल हो गया। अब बात यह है कि यहां से अब आप देखो कि जब एक्सट्रीमिस्ट का फेज खत्म हो गया, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट फुस हो गए, तो अब जो यहां पर यूथ बैठा हुआ है कंट्री में, वो यूथ क्या करेगा? आपने उनको तो खिला दिया, लेकिन नाउ यूथ इज व्हाट? यूथ इज बेसिकली लीडरलेस। यूथ क्या है? लीडरलेस हो गया है कि हम करें तो क्या करें, है ना, आगे क्या करना है हमको कोई बता के नहीं गया, एक्सट्रीमिस्ट वाले बता के नहीं गए कि भैया अब क्या करना है। तो यूथ ने क्या सोचा कि भाई करें तो क्या करें, जब आदमी खाली, तो उन्होंने क्या सोचा कि ऐसा हम खाली तो जाने देंगे नहीं कि ठीक है अब एक्सट्रीमिस्ट नहीं है तो चलो छोड़ो जाने दो, अब जब जब यहां पर वापस से एक्सट्रीमिस्ट का रिवाइवल होगा तब हम फिर से शुरू करेंगे। नो, ये तो ऑलरेडी तबाह हुए हैं। तो यूथ ने यहां पर डिसाइड किया क्या कि भैया अब उठाना पड़ेगा बम बम, है ना। तो यहां पर शुरू होता है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का होना, यहां शुरू होता है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का होना। ये रिवॉल्यूशनरी फेज 1 है, ठीक है, ये रिवॉल्यूशनरी फेज 1 कहलाएगा हमारा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि भाई अब लीडरलेस हो गया है सिनेरियो, राइट, एक्सट्रीमिस्ट भी खत्म हो गए हैं, लेकिन इनको आपने तवा बहुत दिया है, इनको आपने एक्साइट बहुत कर दिया है, ये खौलाए हुए हैं, हर वक्त यहां पर कह देंगे भाई एकदम फुट डालेंगे, हर वक्त तैयार है डंडा वंडा लेके, बल्ली उल्ली लेके, कोई मिल भर जाए बस एक खोपड़ी और दूसरा बैट सब मिला देंगे। तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में ये लोग बहुत ज्यादा ये रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी हो जाएंगे। ये यूथ क्या हो जाएगा? ये यूथ पूरा क्रांतिकारी हो जाएगा, राइट। और ये क्रांतिकारी यूथ जो है, ये क्रांतिकारी यूथ जो है ये क्रांति की बात करेगा, क्या रिवॉल्यूशन कर दिया जाएगा, रिवॉल्यूशन कर देते हैं, है ना, ये तख्ता पलट कर देंगे, अंग्रेजों को यहाँ पर हम जो है उनको हटा देंगे। तो एक बेसिक आइडिया ये बनता था कि क्या यहाँ पर एक म्यूटिनी हो जाए, जैसे 1857 में हुई थी, क्या ये फिर से हो सकती है? तो कहीं कहीं लोगों को समझ में आया नहीं है 57 वाली क्रांति फिर से तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अभी हमारा मास ही तैयार नहीं है ना, इट इज नॉट पॉसिबल कि यार हम फिर से वो क्रांति कर दे। तो क्या करना चाहिए? सो दे स्टार्टेड, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, चुप तो बैठेंगे नहीं हम। इन्होंने कहा कि यार क्रांति में क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट मर्डरिंग पीपल, चलो लोगों को मारना शुरू करते हैं, है ना। इससे क्या होगा, है ना, ये इनका प्रोग्राम का तरीका, इनका एजेंडा रहेगा एक तरह से, भाई कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं हम लोग जिससे क्या होगा, हम हर्ट करेंगे, हम यहाँ पर लोगों को, हम इनके लोगों को असैसिनेट करेंगे, इनफैक्ट नॉट हम बोलेंगे असैसिनेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, यू कैन सी एनी वर्ड, है ना, मतलब कुल मिला के इनका तरीका रहेगा कि ये असैसिनेशन करना स्टार्ट करेंगे। उससे क्या होगा, क्यों करेंगे असैसिनेट? असैसिनेशन इसलिए करेंगे ताकि अगर मान लो हमने फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर ब्रिटिश को मार दिया तो दूसरे लोगों में खौफ बनेगा कि यार अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ये लोग ऐसा भी कर रहे हैं, है ना। तो हम जब इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो अंग्रेज थोड़ा हमसे डरना स्टार्ट कर देंगे। ये बेसिक यहां पर इनका ऑब्जेक्टिव था। क्लियर हो गया? तो ये पूरा आपको आई हैव द पिच इज क्लियर कि चैप्टर किस बैकड्रॉप में, राइट। चलिए एक बार देखते हैं यहां पर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। देखिए यहां पर यही है कि व्हाई द सर्ज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्यों हुआ ये सर्च, है ना, क्यों हुआ ये सर्च, सीधी बात है। एक्टिविटीज ऑफ रिवॉल्यूशनरी हीरोइज्म इमर्ज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। तो बेसिकली वो जो फेज था एक्सट्रीमिज्म वाला, वो आपका मिलिटेंट नेशनलिज्म का फेज भी है, और मिलिटेंट नेशनलिज्म का बाय प्रोडक्ट ही था कि ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज यहां पर शुरू होती हैं। जस्ट हमने देखा, तो फर्स्ट फेज होगा आपका, ये फर्स्ट फेज अभी जो आपका चलेगा टिल 1917, ठीक है, ये फर्स्ट फेज टिल 1917 चलेगा। क्यों? इंटेंसिफाइड ड्यूरिंग स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट में इंटेंसिफाई हुआ, और फिर उसके बाद आप देखोगे कि उसको अलग ही रूप दिया गया। लेकिन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज भी खत्म हो जाएंगी क्योंकि ब्रिटिश काफी हद तक सप्रेस कर देंगे उनको। हमारे जितने भी यहाँ पर इस तरह के रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे, अभी हम बात करेंगे यहाँ पर, वी विल टॉक अबाउट सचिन सान्याल, वी विल टॉक अबाउट लॉट ऑफ लीडर्स, है ना, लाला हरदयाल, अभी हम बहुत सारे लोगों की बात करेंगे, हम लोग रासबिहारी घोष की बात करेंगे, रासबिहारी बोस की बात करेंगे। सो वी विल टॉक अबाउट मल्टीपल लीडर्स। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनका कोई अरेस्ट हो गया, है ना, कोई जो है किसी को जेल में डाल दिया गया, किसी की डेथ हो गई, तो ऑल दीज थिंग्स विल हैपन एंड दैट इज व्हाई ये मूवमेंट भी फेज खत्म हो जाएगा। सेकंड मूवमेंट कब होगा? सेकंड मूवमेंट होगा जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो यहां पर
विड्रॉ कर लिया जाएगा। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद आप देखोगे तो एक तरह से अगेन लीडरलेस हो जाएगा सिनेरियो। फिर लीडरलेस हो जाएगा तो वहां पर भी हम देखते हैं कि फिर से यार ये जो सेकंड फेज है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का वो शुरू हो जाएगा, है ना। हम HSRA ऑन ऑल दीज थिंग्स विल स्टार्ट सीइंग, वो बात की बात हम बात करेंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नाउ व्हाट हैपेंस, यंग नेशनलिस्ट। अब ये जो यंग नेशनलिस्ट थे, मैंने आपको बताया ये जो यंग नेशनलिस्ट थे यानी ये यूथ था जो, ठीक है, डिसइल्यूजन बाय लीडरशिप फेलियर। अब लीडरशिप फेलियर हो गया है, एक्सट्रीमिस्ट है नहीं यहाँ पर। सॉट एवेन्यूज फॉर पैट्रियोटिक एक्सप्रेशन। अब उनको तो अपना पैट्रियोटिज्म दिखाना है क्योंकि हम तो इतना था हुआ गए 4 सालों में, 1905 से लेकर 1909 के बीच में, है ना। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स फेल्ड, और एक्सट्रीमिस्ट लीडर वो बेसिकली वो एक इफेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन था वो फेल कर नहीं पाया, यानी कि एक लीडरलेस सिनेरियो है इस वक्त, लीडरलेस सिनेरियो है। पीसफुल एवेन्यूज फॉर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट क्लोज्ड अंडर द गवर्नमेंट रिप्रेशन। एंड जो भी यहाँ पर जो लोग भी पीसफुली प्रोटेस्ट कर भी रहे थे, जो लोग पॉलिटिकल प्रोटेस्ट पीसफुली करते भी थे, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर वो सबको सप्रेस कर दिया गया था, सबको दबा दिया गया था। तो अब ऑल्टरनेटिव क्या है, अरे यार पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप दबा देते हो, है ना। तो और एक्सट्रीमिस्ट बचे नहीं है तो करे तो क्या करे। यूथ इज वेरी मच कंफ्यूज, यूथ इज बेसिकली क्या, यंग क्या है, यंग लोग क्या है, वो कंफ्यूज है, करे तो क्या करे, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। तो यूथ ने क्या बिलीव किया, इन नीड टू फिजिकली फोर्स ब्रिटिश। अब उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत हो गया, अब हमें ब्रिटिश को फिजिकली फोर्स आउट करना पड़ेगा कि तुम्हारा देश छोड़ के जाओ और हमको आजादी करो, आजादी दो, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाई द सर्ज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। जस्ट व्हाट इज द एजेंडा। अब मैंने एजेंडा बताया आपको क्या, कि भैया हम लोग बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करेंगे, बम फेंक देंगे, किसी को मारेंगे, है ना। देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या, रिवॉल्यूशनरीज कंसिडर्ड वायलेंट मास रिवॉल्यूशन। मास रिवॉल्यूशन जो होगा वो वायलेंट नेचर का होगा, ठीक है, वायलेंट नेचर का हम लोग करेंगे, है ना, बम फोड़ेंगे, मर्डर कर देंगे, ठीक है। सबवर्टिंग आर्मी लॉयल्टी बट फाउंड देम इम्प्रैक्टिकल एट दैट स्टेज। भाई कि मतलब क्या हम आर्मी को सबवर्ट कर सकते थे, क्या हम म्यूटनी, एक हम क्या से फिर से एक सिपाही म्यूटनी कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। क्यों, क्योंकि अभी वो स्टेज ही नहीं है ना। दैट इट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल राइट नाउ, इट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल। हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, या फिर मास इतना अवेकन ही नहीं है अभी, ठीक है। दूसरा व्हाट वाज द, कैसे ये लोग, कैसे यहाँ पर रिवॉल्यूशनरीज किस बात से ये वो हो गए थे, किस बात से इन्फ्लुएंस थे, रशियन निहिलिस्ट, है ना। रशियन निहिलिस्ट मतलब बेसिकली क्या, कि इनका क्या आइडिया है कि यार जो एरिया है रशिया का ऑल दिस, तो ये हमारा ही एरिया है ना, हम इनको हटाना है, हमें भगाना है दूसरे लोगों को, तो हम मारेंगे, कुछ भी करेंगे और जस्टिफाई होगा। वैसे यहाँ पर ये जो रिवॉल्यूशनरीज हैं इनका ये मानना है कि भाई अगर हम अंग्रेजों को यहाँ पर कुछ वायलेंस भी यूज करते हैं, फोर्स भी यूज करते हैं, किसी का मर्डर कर दिया, किसी को असैसिनेट कर दिया, किसी को या किसी कहीं का बम फोड़ दिया हमने, किसी को मार डाला, तो ये सही है क्योंकि ये हमारे जस्टिस की बात है, हमें अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी। इनको मारने में कोई इनजस्ट वाली बात नहीं है, ये हमारे साथ खुद ही इनजस्टिस करते हैं, ठीक है। एंड आयरिश नेशनलिस्ट ऑल दिस। एंड देन व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द मेथोडोलॉजी क्या थी इनकी, बताया मैंने आपको, राइट, असैसिनेशन कर देना ऑफिशियल्स का, है ना, डकैती यहाँ पर होने लग गई, है ना, डकैती हो जाएगी, फंड रेजिंग करना स्टार्ट करेंगे। अभी आप देखोगे कि भाई जाहिर सी बात है हमें असला बारूद खरीदने हैं, तो कहां से लाएंगे हम फंड, है ना, ये फंड कहां से रेज करेंगे, असला बारूद कैसे आएगा। सो वी विल कॉन्टैक्ट जर्मनी, हम जर्मनी से बात करेंगे, राइट, और जर्मनी से वहां बात करेंगे तो इंडो जर्मनी कॉन्स्पिरेसी आपने काफी सुनी होगी, हम उसको देखेंगे, राइट, तो वो भी हम देखेंगे, है ना। देन ऑर्गेनाइजिंग मिलिट्री कॉन्स्पिरेसीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है, यानी कि जब अंग्रेज वर्ल्ड वॉर में बिजी है, जब ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर में बिजी है, तभी हमको ये अपॉर्चुनिटी लेनी है, क्योंकि अंग्रेज बिजी है तो चलिए हम लोग एक दूसरा फ्रंट खोल देते हैं अंग्रेजों के सामने, और हम लोग खुद यहाँ पर ऐसा मिलिट्री कॉन्स्पिरेसी करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो भी यहां पर कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी, वो हम देखेंगे आगे चल के, इन सबको डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव वाज टू स्ट्राइक टेरर। तो क्या ऑब्जेक्टिव था कि भाई हमने मान लो एक आदमी को मारा तो उससे क्या होगा, टेरर बढ़ जाएगा, है ना, लोग क्या उससे लोग अरोज हो जाएंगे, है ना। और क्या होगा, ये जो रिमूव फियर ऑफ अथॉरिटी, तो ये सब जो फियर है जो लोगों के अंदर बना हुआ है कि अंग्रेज है भैया, वो कुछ करोगे तो बहुत मारेंगे, बहुत पीटेंगे तुमको, वो सब फियर खत्म हो जाएगा। हाँ, रिवॉल्यूशनरीज एम टू इंस्पायर पैट्रियोटिक यूथ टू ड्राइव आउट ब्रिटिश। अंग्रेजों को भगाने के लिए वो पैट्रियोटिज्म की फीलिंग लेके आएंगे रिवॉल्यूशनरीज। एक्सट्रीमिस्ट लीडर फेल कर गए थे टू काउंटर रिवॉल्यूशनरीज आइडियोलॉजिकली, राइट। तो दे डिडंट एम्फसाइज डिफरेंस बिटवीन मास रिवॉल्यूशन एंड इंडिविजुअल वायलेंट एक्टिविटी। तो बेसिकली यहां पर जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो फेल क्यों किए, है ना, ये एक्सट्रीमिस्ट फेल क्यों कर गए, ये बता रहा है। उनका कहना यह है कि देखिए एक्सट्रीमिस्ट फेल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने कोई डिफरेंस बताया ही नहीं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास रिवॉल्यूशन। आप मास पे बिलीव तो करते थे, है ना, रिवॉल्यूशनरीज वही है ना जो मासेस पे बिलीव कर रहे हैं, है ना, मास पे बिलीव कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया कि अगर कोई इंडिविजुअल अपना हीरोइज्म दिखा रहा है तो उसमें क्या फर्क है। वो ये इन दोनों को एक ही लेकर चल रहे थे वो लोग, कि भाई मान लो आप मास रिवॉल्यूशन कर रहे हो, कोई आदमी है वो सब गुट में आके मास एक इकट्ठा होकर, भीड़ इकट्ठा होकर कोई काम करती है, दैट इज मास रिवॉल्यूशन, ये तो सही चल रहा है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल वो काम कर रहा है तो क्या होगा। तो यहां पर एक्सट्रीमिस्ट ने इनके बीच का फर्क नहीं बताया। और ये जो आपका रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई है ना, ये आप देखोगे तो इंडिविजुअल हीरोइज्म ज्यादा यहां पर देखने को मिलता है,
ठीक है। देन अलाउड इंडिविजुअलिस्टिक वायलेंट एक्टिविटीज टू टेक रूट, और यहीं से आप देखोगे कि चूंकि देयर वाज नो डिफरेंस, इसलिए यहां से इंडिविजुअल जो एक यहां पर इंडिविजुअलिस्टिक जो बेसिकली यहां वायलेंट एक्टिविटीज थी वो यहां पर पनपना जो है वो स्टार्ट करती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द 2 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए, ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे, दैट इज सर्वे ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो देखो अब हम यहां पर 4 पोर्शन को देखेंगे, दैट इज बंगाल में क्या हुआ, फिर हम देखेंगे महाराष्ट्र में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ और अब्रॉड क्या हुआ। वैसे मैं आपको बताऊं तो अगर आप इनका हायरार्की देखोगे ना तो हायरार्की में आपको महाराष्ट्र पहले मिलेगा, यानी चीजें जो है महाराष्ट्र में पहले स्टार्ट हुई थी, फिर बंगाल में यहाँ पर स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो हम पर कोई दिक्कत नहीं है, हम बंगाल से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कनेक्ट कर लेंगे, अपनी कहानियों को कनेक्ट कर लेंगे। आइए बंगाल की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा तो यहां पर एक काम करते हैं कि शुरुआत करते हैं बंगाल के लिए, और पहले एक ना टाइमलाइन यहाँ क्रिएट करते रहेंगे हम लोग, ताकि हम लोग को समझ में आता रहे कि क्या क्या चीजें यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो ये 2 पोर्शन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया ऑलरेडी। आइए जरा अब एक और टाइमलाइन बंगाल की बनाते हैं। चलिए प्लीज सी, इस टाइमलाइन को आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जरा देखते हैं क्या चल रहा है। देखिए सबसे पहले बंगाल की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग बंगाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट बंगाल। तो बंगाल में अगर कोई चीज शुरुआत होती है, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट था, दैट इज अनुशीलन समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुशीलन समिति। ना सब ये जो समिति थी ना, अनुशीलन समिति, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सारी चीजें स्प्रैंग आउट हुई हैं। अनुशीलन समिति से सब चीजें निकल के आई, है ना। आप देखोगे इसके बाद और भी जो चीजें बनी वो कहीं ना कहीं लोग जो अनुशीलन समिति से कनेक्टेड थे उन्होंने और कुछ भी स्टार्ट कर दिया, उन्होंने और कोई एक्टिविटी, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू कर दी। ठीक है, तो अनुशीलन समिति इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। देखो यहाँ पर क्या था, जरा देखिए एक बार यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो सीक्रेट सोसाइटीज यहाँ पर शुरू होती है, बंगाल की बात कर रहे हैं हम लोग, बंगाल की बात कर रहे हैं। सीक्रेट सोसाइटीज यहाँ पर स्टार्ट होती है। अगर आपने क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, क्लास 10th की एनसीईआरटी में जब हम लोग राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि जैसे एक आदमी था जिसका नाम था ग्वासिपी मैज़ेरी, है ना। आपने अगर पढ़ा होगा 10th क्लास में, ग्वासिपी मैज़ेरी उसका नाम था। और ग्वासिपी मैज़ेरी क्या करता है कि ये जो है अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट के अगेंस्ट, यानी कि जैसे मोनार्की वगैरह है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए क्या करता है, सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं। ये सीक्रेट सोसाइटीज ये फॉर्म करना शुरू करता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि इटली में एक सोसाइटी बनाई गई थी, एक सोसाइटी इटली में बनाई थी इन्होंने, उसका नाम था यंग इटली। ठीक है, उसका नाम था यंग इटली, ये बनाई गई थी कहां, इटली में। ऐसे यहाँ पर देखो यूरोप में बनाई गई थी एक सोसाइटी, यूरोप में बनाई गई थी, इसका नाम था यंग यूरोप। बर्न में बनाई गई थी, इनफैक्ट बर्न में बनाई गई थी, बर्न। ठीक है, उसका नाम था यंग यूरोप। ठीक है, यंग यूरोप। ठीक है, तो इस प्रकार की सीक्रेट सोसाइटीज बनाई गई हैं, और ये सोसाइटीज अंडरग्राउंड होकर क्या कर रही हैं, अंडरग्राउंड है, और ये क्या कर रही हैं, ये बात कर रही है डेमोक्रेसी की, ये बात कर रही है रिपब्लिक होने की, है ना। ये इस प्रकार से अंडरग्राउंड काम चल रहा है, सीक्रेट सोसाइटीज। वैसे आप देखोगे कि इंडिया वाले भी इससे यहाँ पर वो थे, इन्फ्लुएंस थे, देख रहे थे कि कैसे इटली में हुआ है, हम भी वैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म होना शुरू होती है। ठीक है, और ये कलकत्ता में शुरू हुई। यहाँ पर आप देखिए 1870s के अराउंड कलकत्ता में स्टूडेंट कम्युनिटी जो है वो इमर्ज करता है, और वो कलकत्ता स्टूडेंट कम्युनिटी जो है 1870s में कुछ ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा कुछ एक इंपॉर्टेंट नाम जो आएगा, जो मैंने आपको बताया, दैट इज अनुशीलन समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको यहाँ पर फॉर्म किया था किसने, लिखिएगा, ये नाम इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। प्रमोद मित्र, देन जतेंद्र नाथ बैनर्जी, एंड देन बरेंद्र कुमार घोष, है ना। ये इंपॉर्टेंट नाम है, बरेंद्र कुमार घोष। ठीक है, तो ये 3 लोग जो है यहाँ पर अनुशीलन समिति को फॉर्म करते हैं। ठीक है, देन दैट इज फर्स्ट इज, या नाम नोट करिएगा, प्रमोद मित्र, देन जतेंद्र नाथ बैनर्जी, एंड देन बरेंद्र कुमार घोष। ठीक है, तो इसको भी आप चाहो तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इसको स्टार्ट किसने किया, 3 लोगों ने फाउंड किया था। ठीक है, 3 लोगों ने फाउंड किया था। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, बरेंद्र कुमार घोष। ठीक है, बरेंद्र कुमार घोष, बरेंद्र कुमार घोष। ठीक है, फिर उसके बाद जतेंद्र कुमार घोष। ठीक है, एंड देन उसके बाद लिखिएगा प्रमोद मित्र। ठीक है, तो ये 3 लोग जो है यहां पर इसको फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसको बस ऐड करते जाइएगा, ये देखिए आप। ठीक है, तो प्रमोद मित्र, देन जतेंद्र नाथ बैनर्जी, देन बरेंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ बैनर्जी, जतेंद्र नाथ बैनर्जी, जतेंद्र नाथ बैनर्जी,
ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, इसको आपको पता ही होना चाहिए। अनुशीलन समिति का यहाँ पर स्टार्टिंग जो है वो हो रहा है। अब चलिए देखते हैं कैसे ये अनुशीलन समिति जो है वो आगे बंगाल के अंदर ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करना स्टार्ट करती है, क्योंकि ये सीक्रेट सोसाइटी है, ठीक है ना, ध्यान रखना ये क्या है, सीक्रेट सोसाइटीज है ना जी। इनिशियल एक्टिविटीज फोकस्ड ऑन फिजिकल मॉरल ट्रेनिंग ऑफ मेंबर्स, यानी कि पहले जो अनुशीलन समिति ने शुरू किया उनका कहना यह था कि भैया ऐसा है, अगर हमको यहाँ पर अंग्रेजों से लड़ना है ना, हमको अगर यहाँ पर उनसे हाथापाई करनी है, बम फेंकना है, उनका हमको असैसिनेशन करना है, खौफ पैदा करना है, तो पहले तुमको अपनी बॉडी बनानी पड़ेगी। वी हैव टू बिकम लाइक व्हाट, गुड्डू भैया, है ना, हमको मिर्जापुर का गुड्डू भैया बनना पड़ेगा और हमको अपनी बॉडी एकदम ताकत वाली बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर इस वाले फेज में इनिशियली देखोगे अनुशीलन समिति जिम विम पे यहाँ पर फोकस कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस कर रहा है, मॉरल ट्रेनिंग, लोगों को मॉरली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। एक्टिविटीज रिमेन इनसिग्निफिकेंट अंटिल 1907 से 1908 तक आप देखोगे तो एक्टिविटीज बड़ी इनसिग्निफिकेंट होती है, यानी ज्यादा नहीं होती है। अब देखो ये फॉर्म हो गई है, आप देखोगे फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी ग्रुप फॉर्म्ड इन 1902 मिदनापुर और कलकत्ता में यहाँ पर ये फॉर्म होती है। तो ये आपका जो अनुशीलन समिति 1902 में फॉर्म हो गई है और इनिशियल फेजेस में यू कैन सी, इनिशियल फेजेस में है ना 1902 में ये फॉर्म हो गई है। और इनिशियल फेजेस में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि भाई लोगों को जो है वो फिजिकल ट्रेनिंग दिया जाए, लोगों को फिजिकली ट्रेन किया जाए, लोगों को फिजिकल ट्रेनिंग दिया जाए, लोगों को मेंटली स्ट्रॉन्ग किया जाए, है ना, लोगों को यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर किया जाए, मेंटली प्रिपेयर किया जाए। तो इनिशियली आप देखोगे दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अनुशीलन समिति। और एक बार अगर यहाँ पर लोग फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मेंटली वो प्रिपेयर हो जाएंगे, तब वो कुछ भी करने को यहाँ पर तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट अस सी आगे क्या हुआ, इनर सर्किल। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जो अनुशीलन समिति थी ना, अनुशीलन समिति के अंदर एक और स्ट्रॉन्ग ग्रुप, मतलब एक क्लोज ग्रुप था, ठीक है, जो क्या स्टार्ट करता है, वो स्टार्ट करता है अखबार जिसका नाम है युगांतर, ठीक है ना। तो विद इन अनुशीलन समिति यू विल फाइंड यहाँ पर एक वीकली अखबार शुरू होता है, इसका नाम है युगांतर, इन अप्रैल 1906, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद क्या हुआ, एक और आप चीज ऐड ऑन कर सकते हो कि यहाँ पर 1906 में क्या होता है, यू विल फाइंड दिस इन 1906। तो 1902 के बाद यू विल फाइंड इन 1906 स्टार्ट क्या हुआ, स्टार्ट होता है युगांतर, ठीक है, युगांतर। और ये जो वीकली अखबार है युगांतर, ये अनुशीलन समिति का ही यहां से निकल के आया, है ना, अनुशीलन जो समिति है उसी से निकल के आता है। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, अनुशीलन समिति, ठीक है, उसी से यहां पर निकल के ये युगांतर बनाया जाता है। ये वीकली है और ये वीकली अखबार क्या कर रहा है, लोगों को यहाँ पर उनके अंदर एक इंसाइटमेंट कर रहा है कि आपको कैसे विद्रोह करना है, कैसे आपको तख्ता पलट करने की, मतलब कैसे आपको अटैक करना है, व्हाटएवर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है, इसमें क्या सिखाया जा रहा है, लेट अस सी क्या हो रहा है। एडवोकेसी क्या कर किस बात की हो रही है युगांतर के अंदर, ऑफ रिवॉल्यूशनरी वायलेंस, कैसे हमको रिवॉल्यूशन करना है ना, ये बातें जो है वो न्यूज़पेपर इस बात को यहां पर फैला रहा है, ठीक है। युगांतर कैसे रिस्पॉन्डेड टू पुलिस ब्रुटलिस्टिक कॉलिंग फॉर पीपल टू स्टॉप ऑपरेशन यूजिंग फोर्स, ठीक है। जो युगांतर के तरीके हैं, युगांतर इस बात को बोल रहा है ना, युगांतर पुलिस की ब्रुटैलिटीज को भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। नीड फॉर फोर्स टू काउंटर फोर्स वाज द एम्फेसिस। तो बेसिकली युगांतर क्या बोल रहा है कि भाई लोहा ही लोहे को काटेगा, है ना। युगांतर का कहना क्या है, युगांतर कह रहा है कि देखिए अगर आपको यहां से लड़ना है ना, तो फोर्स का मुकाबला अगर हमें करना है तो वो फोर्स से ही हो सकता है, फोर्स का मुकाबला फोर्स से हो सकता है। यानी कि अगर अंग्रेज हमारे ऊपर फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर हमको उनको रिवर्ट करना है, हमको उनका टक्कर देना है, तो हमें भारत के लोगों को भी यहां पर यही फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये यहां पर युगांतर का थ्योरी इस प्रकार से चलती रही है, क्लियर है। चलिए आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी और क्या यहां पर चीजें चल रही है। ये हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे सो दैट आपका जो क्लैरिटी है वो आपको मिलती रहे, ठीक है। नाउ इसके बाद जो नाम इंपॉर्टेंट आते हैं वो आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां तक हो गया। हाँ, अब देखिए नाम जो तीन इंपॉर्टेंट नाम आएंगे। एक है रास बिहारी बोस, इनका डिस्कशन हम लोग चैप्टर के लास्ट तक करेंगे। सचिन सान्याल, इनका डिस्कशन हम चैप्टर के लास्ट तक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम होंगे बंगाल के अंदर, ठीक है। तो रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल ऑर्गेनाइज सीक्रेट सोसाइटी। अब इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करी कहां, पंजाब में करी, दिल्ली के अंदर करी, यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि आपका यूपी के अंदर करी, ठीक है। इसमें आप देखिए नाम कौन सा है, हेमचंद्र कानूंगो। ये अब्रॉड चले जाते हैं, राइट, फॉर मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ट्रेनिंग। तो बेसिकली ये लोग अब्रॉड गए। अब जाहिर सी बात है भारत में रह के आपको कोई मिलिट्री ट्रेनिंग तो अंग्रेज देंगे नहीं, है ना, वो आपको देंगे नहीं, तो ये बाहर चले गए। क्योंकि अब बाहर जब लंदन के बाहर, आप जब इंडिया के बाहर होगे तो वहां अंग्रेजों का कानून नहीं है, तो आप जो है फ्रीली वहां पर अपने आप को सीख सकते हो, सिखा सकते हो, राइट। अबॉर्टिव अटेम्प्ट बाय युगांतर ग्रुप ऑन लाइफ ऑफ सर फुलर एन अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल। अब ये अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल थे, इनका नाम है सर फुलर, ठीक है। इनके ऊपर एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट किया युगांतर ने, है ना। युगांतर जो एक संस्थान भी है, तो वो एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट करता है कि कैसे इनको यहां पर मारते हैं, है ना, कैसे यहां पर सर फुलर को यहां पर मार दिया जाए, क्योंकि बहुत ही ये अनपॉपुलर है। क्यों, क्योंकि भाई उस वक्त आप देखोगे कि फेमिन वगैरह भी आ गया है ना, फेमिन भी आ चुका है, भुखमरी चल रही है, और ऐसे में उसके बाद भी सर फुलर जो है वो कोई रियायतें नहीं करता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि फुलर के खिलाफ यहां पर आवाज उठने ही वाली थी, ठीक है। अटेम्प्ट टू डीरेल ट्रेन,
ये भी कोशिश करी गई लोगों के द्वारा कि हम ट्रेन को डीरेल कर देंगे, कैरिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री एंड्रू फ्रेसर इन दिसंबर 1907। ये भी कोशिश करा गया कि भाई ट्रेन जो है ना उसको डीरेल कर दिया जाए, जिसमें यहाँ पर एंड्रू जो फ्रेसर है वो जा रहे हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर डीरेल कर। तो आप समझ रहे हो किस प्रकार की एक्टिविटीज होने लग गई हैं। अब आप देखो कैसी एक्टिविटीज बंगाल में हो रही है। बंगाल में कोशिश क्या करी जा रही है, सर फुलर को मार दिया जाए, ठीक है। कोशिश क्या करी जा रही है कि भाई ट्रेन जिसमें जिसमें एंड्रू फ्रेसर बैठा हुआ है उनको आप उस ट्रेन को डीरेल कर दो, पटरी से उतार दो, है ना, उसको टक्कर करवा दो। ऑल दीज एक्टिविटीज आर नाउ प्लानिंग गोइंग ऑन। ये सब प्लानिंग कैसे हो रही है, सीक्रेट सोसाइटीज के थ्रू हो रही है, ठीक है, सीक्रेट सोसाइटीज के थ्रू हो रही है। आप देखो कैसे कैसे यहाँ पर चीजें चलेंगी। लड़ाई का क्या दौर चल रहा है, बिकॉज लड़ाई का ये दौर है जब कोई लीडर नहीं है ना, एक्सट्रीमिज्म भी फेल हो चुका है ना, और अब यहाँ पर यूथ जो है वो तवा बैठा हुआ था, तो क्या करेगा, ये सब काम करेगा। अब देखिए आगे, अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने कहानी भी सुनी होगी, क्या हुआ था, प्रफुल्ला चाकी एंड खुदीराम बोस, इंपॉर्टेंट है ना, बॉम्ब अटैक इन मुजफ्फरपुर रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ 2 ब्रिटिश लेडीज। तो बेसिकली उनको ये था कि भाई वो यहाँ पर बेसिकली ब्रिटिश ऑफिशियल को मानना चाहते थे, है ना। अब उनका इंटेंट गलत नहीं था, है ना, ऑब्वियसली एक ह्यूमैनिटी नाम की चीज तो हमेशा थी, क्योंकि हम लोग लड़ भी रहे थे तो इंसानियत के लड़ रहे थे कि यार हमारे ऊपर आप तुम कब्जा करके बैठे हुए हो। तो ऑब्वियसली हम हमारी हमारी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अंग्रेजों को हटाओ, अंग्रेजों को भगाओ। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये 2 ब्रिटिश लेडीज की डेथ हो गई। तो ये सब चीजें हमारा इंटेंट नहीं है, बट हाँ इस तरह की डेथ हुई, 2 ब्रिटिश लेडीज की डेथ हो गई। तो यहाँ पर क्या मैसेज गया कि यार ये लोग बड़े रिवॉल्यूशनरी हो रहे हैं, है ना। बट हमारा ऑल्दो इस प्रकार का कुछ इंटेंट नहीं रहा कि हम यार इन ऐसे लोगों को मार दे जो हम जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेडीज से क्या ही बिगाड़ा हमारा, है ना। तो हमारा तो था अथॉरिटीज के साथ, हमारा था सरकार के साथ, तो हम उनको यहाँ पर हट करना चाहते थे। लेकिन ये प्रफुल्ला चाकी खुदीराम बोस का जो बम है जो इनको यहाँ पर 2 ब्रिटिश लेडीज को मार देता है, राइट। देन उसके बाद देखिए अब इसी अनुशीलन समिति से और क्या हुआ, तो अनुशीलन ग्रुप मेंबर्स अरेस्ट हो गए, है ना। इस तरह से उनका अरेस्ट होना शुरू हो गया। किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे थे उनको पकड़ लिया जाता था। अरविंदो घोष, बरेंद्र नाथ घोष, अब ये अरविंदो घोष, बरेंद्र नाथ घोष, इन सब का क्या हुआ, अरेस्ट कर लिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। अरविंदो घोष इज वेरी इंपॉर्टेंट, बरेंद्र नाथ घोष इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो घोष ब्रदर्स ट्राइड इन अलीपुर कॉन्स्पिरेसी। अब इनको जो है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में ट्राई किया गया, ठीक है, अलीपुर में कॉन्स्पिरेसी हुई, उनको ट्राई किया गया उसमें, है ना। तो इससे पहले आप देखोगे चीजें जो है जो बन रही हैं, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर सिनारियो, ये सब कहानी आप देखो क्या चल रहा है। तो दीज आर द नंबर ऑफ इवेंट्स। तो आप इसको इवेंट्स को बस लिख सकते हो, ठीक है, एक ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ठीक है। तो इस टाइमलाइन में आप चाहोगे तो ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसके बाद सीक्रेट सोसाइटीज बता सकते हो कि भाई इसके बाद आप देखोगे तो सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म होती है ना, कुछ सीक्रेट सोसाइटीज यहाँ फॉर्म होना शुरू होती हैं। तो आप सीक्रेट सोसाइटीज में यार नाम लिख सकते हो कुछ कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल आप नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो किसका, आप नोट करिए, रास बिहारी बोस का लिख सकते हैं, रास बिहारी, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में जो है राज बिहारी बोस लिख सकता हूं, ठीक है, राज बिहारी बोस हो गया। या अभी मैं पूरा लिख देता हूं क्योंकि फर्स्ट टाइम लिख रहा हूं तो आपको याद रहेगा, रिकलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो राज बिहारी बोस, ठीक है। देन उसके बाद सचिन सान्याल, ठीक है, सचिन सान्याल, ठीक है, एक तो ये हो गया, राइट, सीक्रेट सोसाइटीज में। और देखिए और भी फॉर्म होना शुरू हुई, और भी सोसाइटीज फॉर्म होंगी, ठीक है। और हम देखेंगे और कौन कौन है यहाँ पर, और कौन कौन है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि अभी प्रफुल्ला चाकी, ठीक है, प्लस खुदीराम बोस, ये लोग भी क्या कर रहे हैं, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, बॉम्ब फेंक दिया इन्होंने बॉम्ब कर दिया। उससे क्या हुआ, वो 2 लेडीज की डेथ हो गई। सीधा एक्टिविटीज विच आर गोइंग ऑन, सीधा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो यहाँ पर हो रही है ना। राज बिहारी बोस, सचिन सान्याल सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म कर रहे हैं, प्रफुल्ला चाकी, खुदीराम बोस, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर और क्या नाम आया था, ये नाम आया हेमचंद्र कानूंगो, है ना, ये अब्रॉड चलेगा ट्रेनिंग लेने के लिए, तो एक इनका नाम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक इनका नाम है हेमचंद्र कानूंगो, ठीक है। तो ये कहाँ चलेगा, अब्रॉड, काहे के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, राइट। तो इस प्रकार से आप जो है चीजों को मेंशन कर सकते हो। ये फैक्ट है दोस्तों, इसमें आपको ना बस ये समझना है कि ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये जो बातें मैं आपको ये कर रहा हूँ, ये वाली कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली, सॉरी इसको आप ऐसे कर लो, ठीक है, ये वाली बातें जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ नाम है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना, ये नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज कर रहे हैं ये लोग, कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं क्या हुआ। अब हुआ क्या, यहाँ पर और नाम आएंगे, अरविंदो घोष, है ना, बरेंद्र नाथ घोष हो गए, ठीक है। तो इनको अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में ट्राई किया गया, अरविंदो क्विटेड। अब अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में इनको जो है एक्विट कर दिया, यानी कि अरविंदो घोष को आप देखिए उनको एक्विट कर दिया गया, यहाँ पर नहीं पकड़ेगा। बरेंद्र घोष जो है और उल्लासकर दत्त,
इनको सेंटेंस कर दिया गया टिल लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, सेंटेंस टू लाइफ इन प्रिजन, सेंटेंस टू लाइफ इन प्रिजन, यहां पर इस प्रकार की कहानी हो गई। तो अभी हम ये आगे कहानी समझेंगे, ठीक है, डोंट गेट वरी, अभी आप परेशान मत हो कि नहीं समझ में आया। ये देखो यहाँ बरेंद्र घोष और उल्लासकर दत्त इनको जो है सेंटेंस कर दिया गया और अरविंदो घोष को अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में छोड़ दिया गया, है ना, ये जो बम फेंका गया, ऑल दिस थिंग अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। नरेंद्र गोसाइन, अब ये भी एक नाम आता है, नरेंद्र गोसाइन लिख लीजिएगा आपको, ठीक है। अ क्राउन विटनेस शॉट डेड बाय को एक्यूज्ड सत्येंद्र नाथ बोस एंड कन्हैयालाल दत्ता ड्यूरिंग ट्रायल, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। देखो ये नारायण गोसाइन है, ठीक है, ये क्राउन का विटनेस था, ठीक है, ये क्राउन का विटनेस है, यानी कि आदमी जो क्राउन के फेवर में, क्राउन विटनेस, इसको शॉट डेड कर दिया बाय को एक्यूज, जो को एक्यूज थे इसमें अलीपुर वाले में, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, जैसे सत्येंद्र नाथ बोस और कन्हैयालाल दत्त ड्यूरिंग ट्रायल के वक्त इसको यहाँ पर मार दिया, नरेंद्र गोसाइन को मार दिया, ठीक है। तो कुछ लोग थे जो ऑब्वियसली बात है, जो बातें हमारे प्लान्स को लीक कर देंगे, भारत के लोग में कुछ थे जो प्लान को लीक कर देंगे, है ना, ऐसे लोग भी एग्जिस्ट यहाँ पर कर ही रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो कुछ एक्टिविटीज है, ये बस आपको नोट डाउन ऐसे लिख लेना कॉपीज के अंदर, ज्यादा कुछ नहीं करना है, फैक्ट है और कुछ है नहीं। देखो क्या फरवरी 1909 में क्या हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद फरवरी 1910 में क्या हुआ, ठीक है, इस प्रकार से। तो जैसे कि आप देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यहाँ पर कलकत्ता में मार दिया गया, ठीक है, फिर उसके बाद देखिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट था पुलिस का, उसको यहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर जो है किल्ड आउटसाइड कलकत्ता हाईकोर्ट। तो ये कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज होती जा रही है ना। 1908 में क्या 12 डकैती हुई, 12 डकैती ऑर्गेनाइज बाय डक्का अनुशीलन, ठीक है। अब बेसिकली आप देखोगे तो ये अनुशीलन समिति के ना 2 हेडक्वार्टर्स थे, एक तो आपको कलकत्ता से चला ही रहे थे ये लोग, एक इनका हेडक्वार्टर ढाका में था, ठीक है। तो ये वहां बात हो रही है कि ये ढाका वाला विंग जो था अनुशीलन समिति का, उसने ऑर्गेनाइज किया था क्या 12 डकैती, 12 में डकैती हुई थी, ठीक है, अंडर पुलिंदास। तो ये एक इंपॉर्टेंट नाम हो गया कि भाई 1908 में ये भी एक एक्टिविटी हुई है, 1908 में ये भी एक्टिविटी हुई है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और मेंशन कर देता हूं, यस प्लीज, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई अब हम देख रहे हैं कि कई सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हुई, कई सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को हम लोग देख रहे हैं। अब आपको ना ये चार्ट बना लीजिएगा, इन चार्ट्स को आप क्रिएट कर लीजिएगा, आप जहां पर एक तरफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी का नाम लिखिएगा और उससे कौन रिलेटेड था, एसोसिएटेड है, वो नाम लिख लीजिएगा और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। सिंपल है, 3 बात हो जाएगी ना, 3 चीजों में। एक तरफ लिखिएगा आप कि भैया उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, ठीक है, एक तो ये वो रिवॉल्यूशनरी जो आपका रिवॉल्यूशनरी आपका जो यहाँ पर विंग है उसका नाम क्या है, एक तो वो, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो नेम्स हैं वो आपको पता होना चाहिए और उनके रिलेटेड यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव था उनका वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप चार्ट को यहाँ पर फॉर्म कर लीजिएगा। चलिए रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में आप देखो यहाँ पर आता है कि अनुशीलन समिति का जो ढाका वाला विंग था, जहां पर ढाका में जो इनका हेड कैपिटल था या एक इनका हेडक्वार्टर, एक तरह का विंग कह सकते हैं, ठीक है, वहां पर पुलिंदास थे, एंड वहां पर पुलिंदास इज बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो इन एक्टिविटीज को वहां पर आगे बढ़ा रहे हैं। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को पुलिन दास इज बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ, ये नाम इंपॉर्टेंट है पुलिन दास, ठीक है, एक तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाइए और क्या क्या हुआ, 1909 वाला लिख लीजिएगा, 1910 वाला लिख लीजिएगा ना, उसी 1912 ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, 1912 वाला इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ 1912 में, नाम आता है रास बिहारी बोस का एंड सचिन सान्याल का। इन्होंने क्या किया, अब वाइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंगे, ठीक है, अब वो उनकी ऑफिशियल विजिट एंट्री होती है दिल्ली के अंदर, ठीक है, दिल्ली के अंदर ऑफिशियल विजिट होता है उनका, चांदनी चौक वगैरह में सब जा रहे होते हैं, व्हाटएवर इट इज। तो रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल स्टेज बॉम्ब अटैक ऑन वाइसरॉय हार्डिंगे ड्यूरिंग हिज ऑफिशियल एंट्री इनटू दिल्ली में जब उनकी ऑफिशियल एंट्री हो रही थी उसमें यहाँ पर इन्होंने बॉम्ब फेंक दिया। तो रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल का इंपॉर्टेंट हो गया, है ना, इसी को हम लोग दिल्ली कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, है ना। ये दिल्ली कॉन्स्पिरेसी का ट्रायल शुरू हुआ, ठीक है, कंडक्टेड फॉलोइंग द असैसिनेशन अटेम्प्ट। तो असैसिनेशन का जो अटेम्प्ट किया था उसके बाद ये इनकी इसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी बोलेंगे। तो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंगे के ऊपर जो बॉम्ब फेंका गया था रास बिहारी घोष और सचिन सान्याल के द्वारा, उनके ऊपर यहाँ पर क्या ट्रायल हुआ। अब इसमें आप देखो बसंत कुमार विश्वास इंपॉर्टेंट नाम है, अमीर चंद एंड अवध बिहारी कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, इसमें यहाँ पर ये सब चीजें यहाँ पर आई थी दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में, ये भी नाम यहाँ पर आए थे। तो ये लोग भी यहाँ पर इन्वॉल्व थे, इनके नाम भी यहाँ पर आ गए, ठीक है, तो वो आप लिख लीजिएगा। देन उसके बाद इसको भी आप नोट कर लीजिए, है ना, ये भी नोट कर लीजिए, रास बिहारी घोष, रास बिहारी एंड सचिन सान्याल, रास बिहारी बोस प्लस सचिन सान्याल, प्लीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या किया, लॉर्ड हार्डिंगे के ऊपर बॉम्ब फेंका, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बॉम्ब फेंका, ठीक है, ऑल्दो बच गए, ठीक है, बच गए, लेकिन ये एक अटेम्प्ट जो है इनके ऊपर हुआ और फिर इनके ऊपर जो है कॉन्स्पिरेसी, मतलब ये कॉन्स्पिरेसी जो है फेल हो गई एंड देन इनके ऊपर ट्रायल हुआ, ठीक है ना, ये सब चीजें यहां पर हो रही थी। चलिए आगे देखते हैं।
रासबिहारी बोस बिलीव टू बी मास्टरमाइंड बिहाइंड द प्लान, एस्केप्ड अरेस्ट बाय वियरिंग अ डिस्गाइज। अब यहां पर जो रासबिहारी बोस थे वो इस अटैक जब उन्होंने किया तो वो उससे बच जाते हैं, कुछ ऐसा कुछ हम कुछ डिस्गाइज कर देते हैं, कुछ धोखा देते हैं, कुछ ऐसा मास्क पहन लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है वो निकल जाते हैं, बच जाते हैं और उनको पकड़ा नहीं गया, ठीक है। जबकि आप देखोगे जतेंद्र नाथ मुखर्जी, जिनको हम बाद में चल के बाघा जतिन बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट नाम है, बाघा जतिन इमर्जेस द लीडर ऑफ वेस्टर्न अनुशीलन समिति। तो जो हमारा बंगाल के अंदर चल रहा था, अब चूंकि देखो आप समझो कि रासबिहारी बोस इज नाउ फ्लोन अवे, वो भाग गए हैं, रासबिहारी बोस इज नॉट ए पिक्चर, सचिन सान्याल को जेल में डाल दिया गया है, तो अब बचा कौन? तो बचा कौन है? बाघा जतिन, ये इंपॉर्टेंट नाम है ना, बाघा जतिन। यहां पर आप देखोगे कि नाउ ही इज द पर्सन हु इज हैविंग द लीडरशिप ऑफ द अनुशीलन समिति, जो वेस्टर्न साइड पे थी, यानी कि इंडिया के साइड पे थी, ठीक है। अनुशीलन समिति ट्रांसफॉर्म इनटू युगांतर, यानी कि युगांतर में ट्रांसफॉर्म हो गई। जतेंद्र नाथ मुखर्जी, यानी कि बेसिकली बाघा जतिन की बात हो रही है, रिवाइटलाइज कनेक्शन बिटवीन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस इन कलकत्ता एंड रीजन्स इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। नाउ व्हाट इज द मेन थिंग, या क्या कहा जा रहा है, थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखिए अब इनमें से आप समझ में आ रहा है कि भाई रासबिहारी बोस तो क्या हुआ, वो यहां से निकल लिए। अब जो पूरी जो अनुशीलन समिति की जो बागडोर है ना, जो अनुशीलन समिति का बागडोर है, मैंने आपको बोला था ना बंगाल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही है, तो अनुशीलन समिति का जो बागडोर है वो किसके हाथ में आती है? बाघा जतिन के हाथ में आती है ना, वो बाघा जतिन के हाथ में आती है। और बाघा जतिन अब क्या करते हैं कि देखते हैं भाई कोई लीडर यहाँ पर है नहीं, तो अब वो फिर से यहाँ पर रिवाइव करते हैं, मतलब एक तरह से कनेक्शंस को रीस्टैब्लिश करने की बात करते हैं, है ना, अदर रीजन्स के साथ कनेक्शंस को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश यहाँ पर करा जाता है, कनेक्शंस को रीस्टैब्लिश करने की, ठीक है, रीस्टैब्लिश करने की कोशिश जो है यहाँ पर शुरू होती है बाय जतिन, बाघा जतिन। क्लियर है? ये थोड़ा नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, ये लीडर्स थे लेकिन लीडर्स इनफेक्टिव, मतलब कहीं ना कहीं सप्रेस हो गए, कुछ हो गए, किसी को जेल में डाल दिया गया, कोई अभी गायब चल रहा है और ऑल दिस। तो ऐसे में अनुशीलन समिति की जो बागडोर है वो बाघा जतिन के हाथ में यहाँ पर आ रही है, ठीक है, बाघा जतिन के हाथ में आई, एंड ही इज ट्राइंग टू व्हाट, टू बिल्ड कनेक्शंस बिटवीन द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस इन कलकत्ता, जहां पर अभी बंगाल में है ये लोग, एंड रीजन्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब के साथ कनेक्शंस को वापस से रीस्टैब्लिश जो है किया जा रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नाउ युगांतर पार्टी, अब ये जो युगांतर पार्टी है आपकी, इन्वॉल्वमेंट इन द इंपोर्टिंग जर्मन आर्म्स एंड अम्यूनिशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। Jatin asked Rasbihari Bose to lead movement in the Upper India, right? Now funds raised through the taxi cab and boat dacoities for Indo-German conspiracy, plan for guerrilla force। अब देखो पहले क्या ना समझ लो यहाँ पर क्या हुआ है, मैं आपको पूरा एक बार पूरा चिट्ठा बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों की पूरी कहानी जो है यहाँ पर सब क्लियर हो जाए। देखो दोस्त, क्या था कि हम लोग जो इतनी सारी बात देख रहे हैं कि जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज ना इंडिया में चल रही है ना, ये हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं ये इंडिया में चल रही है ना, ये हम इसको थोड़ा सा रफ लेके चलते हैं, ठीक है, ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इंडिया में चल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई कि हाँ बहुत सारे लोग हैं जो कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज कर रहे हैं, और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी ऐसी है जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि वायलेंस का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं वायलेंस का इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है, ठीक बात है, एक बात हमें समझ में आ गई। लेकिन द पॉइंट इज कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी थे, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज भी थी जो बाहर दूसरे जगह से कनेक्टेड थी। जैसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो अगर आपका पूरा यूरोप है, ये पूरा यूरोप है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर आपका ब्रिटेन हो गया, ठीक है, ये आपका ब्रिटेन हो गया, ठीक है, ये ब्रिटेन हो गया, ठीक है, और आप देखोगे यहाँ कहीं आपको देखो क्या मिलेगा, मतलब ऑफकोर्स ये अलग है, तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ब्रिटेन तो अलग ही है, ठीक है, यहाँ पर आपको जर्मनी मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको जर्मनी मिलेगा, ठीक है, आप इधर देखोगे यू विल फाइंड दिस साइड, यू विल फाइंड दिस साइड, यू विल फाइंड अमेरिका, ठीक है, यू विल फाइंड अमेरिका, ठीक है, अमेरिका हो गया, अमेरिका में कुछ चीजें चल रही हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमें लड़ाई जो लड़नी है वो ब्रिटेन के खिलाफ लड़नी है ना, ब्रिटेन के खिलाफ। अब है क्या कि जो वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट होती है ना, जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू होती है, ध्यान सुनना इस बात को, जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई दोस्तों, तो वर्ल्ड वॉर वन में आपको पता है कि ब्रिटेन और जर्मनी एंटी थे, क्या थे, ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे के खिलाफ थे, ठीक है, तो ब्रिटेन वर्सेस जर्मनी यहाँ पर कहानी चलेगी, ठीक है। अब आप बताओ कि अगर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जर्मनी से हेल्प मांगेंगी तो ऑब्वियसली बिल्कुल तैयार हो जाएंगे करने को, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में तो इसके एंटी हैं, तो जर्मनी वाले यहाँ पर तुरंत तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ क्या जरूरत है, अगर जर्मनी वाले इमीडिएट रेडी हो रहे हैं तो व्हाट वी नीड इज वी नीड सम लीडर, हमें एक लीडर चाहिए। वो लीडर कौन होगा, जो बेसिकली यहाँ पर जर्मनी के साथ जो है ये सब डील विल करेगा, है ना। और पता है आपको अल्टीमेटली क्या था, हम ये अगर हम ये कहीं कॉन्स्पिरेसी को, इसी को हम लोग कहेंगे इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी, है ना, इसी को हम बोलेंगे इंडिया जर्मनी कॉन्स्पिरेसी, यानी कि कॉन्स्पिरेसी अगर हो जाती, हो नहीं पाई, है ना, ये कॉन्स्पिरेसी हो नहीं पाई, अगर ये कॉन्स्पिरेसी हो जाती, अगर ये कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दे दिया जाता, है ना, बात लीक हो जाती है, देयर वाज सम लीकेज, कोई बात लीक कर देता है कि भाई इंडिया के लोग ऐसा कर रहे हैं, है ना, ये यहाँ पर जो बैठे हैं रिवॉल्यूशनरीज ये ऐसा कर रहे हैं, जर्मनी से हेल्प ले रहे हैं, ये बात लीक हो गई, है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये फेल हो गया प्लान,
ये प्लान ही फेल हो गया। अगर ये शायद ये प्लान फेल नहीं होता तो माइट बी जो इंडिपेंडेंस है मिट बी और पहले मिल जाती है हमको, ठीक है। इतना हुआ तो ये आपको देखने को मिलेगा कि भाई क्या हुआ कि इंडिया के रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज वाले लोग जो है वो अमेरिका, जर्मनी, है ना, इन सबसे यहाँ पर हेल्प ले रहे हैं। अब अमेरिका से कैसे, आपको पता है कि यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर क्या आएगा, सैन फ्रांसिस्को का नाम सुना होगा आपने। और यहाँ पर यू विल फाइंड कि क्या शुरुआत हुई, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में क्या देखने को मिल रहा है, क्या कि भाई यहाँ पर गदर पार्टी जो है, गदर पार्टी वो फॉर्म हो गई थी, राइट, है ना। यू विल फाइंड हियर कि यहाँ पर शुरू हो गया था, ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि ये लोग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी वाले लोग बाहर क्यों गए, इसका आंसर क्या होगा, ये बाहर गए क्यों, ये तो इंडिया में कर रहे थे ना, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी, बाहर गए क्यों, ये बाहर इसलिए गए क्योंकि देखो जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इंडिया में हो रही है ना, वहां पर अंग्रेजों का दबदबा बना हुआ है, अंग्रेज कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, है ना। अब अंग्रेज कंट्रोल करके बैठे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर हमें रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करेंगे तो हम पकड़े भी जाएंगे, फिर हम पीटे जाएंगे। अगर हम यही एक्टिविटी बाहर जाएं, जैसे मान लो जर्मनी चले गए, अब जर्मनी में अगर हम बैठ के काम करेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है वहां पर अंग्रेज तो है नहीं, तो हमारे ऊपर कोई पकड़ नहीं होगी इस तरह की। और ऊपर से जर्मनी जबकि एंटी है इंडिया के, तो सॉरी ब्रिटेन के, तो बट ऑब्वियस सी बात है हमको जर्मनी से यहाँ पर हेल्प मिलना बहुत इजीली पॉसिबल है। सिमिलरली हम अमेरिका की बात करेंगे, जैसे सैन फ्रांसिस्को से बैठ के वहां पर हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार की बातें हो रही हैं। एक आपने सुना होगा, एक आपने सुना होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट एन इंसिडेंट, अभी जब हम पंजाब डिस्कस करेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी वाले जर्मनी से हेल्प लेंगे, राइट। ये लोग जो है वो अमेरिका से बैठ के काम भी कर रहे होंगे, तो इस तरह की चीजें यहाँ पर चल रही है, ठीक है। जरा देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेट अस सी कि अब क्या लिखा है, एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमने यहाँ पढ़ा। देखो क्या लिखा हुआ है कि जतिन जी युगांतर पार्टीज इन्वॉल्वमेंट इन इंपोर्टिंग जर्मन आर्म्स। समझ में आ रहा है कि अब युगांतर पार्टी क्या कर रही है, अनुशीलन समिति क्या कर रही है, वो बंगाल में क्या आ रहे हैं, आर्म्स आ रहे हैं, किसके, जर्मनी के आर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड एम्यूनिशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में अंग्रेज जो है बिजी हो गए हैं, तो अब इतना ध्यान देने का वक्त है नहीं, तो हम जर्मनी से अपनी साठगांठ बिठा रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए फंड रेज किया गया थ्रू टैक्सी कैब एंड बोट डकैतीज, तो हमने क्या किया, बोटों की मतलब बोट डकैतीज करी एंड ऑल दिस, कैसे, फॉर इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी। तो अभी इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी कैसे अंजाम आएगी, पैसा चाहिए उसके लिए, तो ये पैसा हम कैसे यहाँ पर लेके आएंगे। प्लान फॉर गुरिल्ला फोर्स, सीजर ऑफ फोर्ट विलियम, कि फोर्ट विलियम को हम कब्जा कर लेंगे, राइट। आर्म्ड फोर्स म्यूटिनी यहां पर कर देंगे, ऑल दीस यहां पर चीजें चल रही है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो प्लॉट था वो लीक आउट हो जाता है, वो प्लॉट जो इंडिया जर्मन कॉन्स्पिरेसी थे वो फुलफिल नहीं हो पाती है, एंड रिवॉल्यूशनरीज किल्ड और अरेस्ट, जो रिवॉल्यूशनरीज थे अल्टीमेटली इनको किल कर दिया जाएगा या इनको अरेस्ट कर लेंगे। तो बेसिकली जो इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी अगर हो जाती तो ये बहुत ही डिफरेंट कहानी होती, इतिहास बहुत अलग हो सकता था हमारा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री शायद छोटी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ, और ये प्लान लीक आउट हो गया, एंड दैट इज व्हाई यू विल सी कि रिवॉल्यूशनरीज को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया। अभी इस कहानी को हम लोग आगे भी देखेंगे किस प्रकार से कहानी और अनफोल्ड होती है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ देखिए, जतिन मुखर्जी डाइड हीरोकिली इन अ सिग्निफिकेंट गन फाइट इन बालासोर। तो बालासोर में यहाँ पर जतिन मुखर्जी जो है उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है ना, ये तो अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि कैसे इनकी क्या डेथ होती है, राइट। ये सब आपको बातें थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी। जस्ट अ मिनट, ठीक है, ठीक है, यस। तो जतिन नाथ मुखर्जी यानी बागा जतिन की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या हुआ, जतिन मुखर्जी डाइड हीरोकिली। तो हीरोइज्म बहुत एक हीरो का रोल मतलब प्ले करते हुए बहुत उन्होंने एक अपना मतलब समझ रहे हो ना जीवन कुर्बान कर दिया, बहुत ही वैसा उनकी डेथ हुई थी कि हीरोइक डेथ थी उनकी, और वो गन फाइट होती है उसमें बालासोर में उनकी डेथ हो जाती है, राइट। तो रिवॉल्यूशनरी न्यूज़पेपर्स, अब जैसे बहुत सारे ऐसे रिवॉल्यूशनरी न्यूज़पेपर्स में ये भी आपको लिखना है ना, जैसे क्या संध्या हो गया, युगांतर हो गया, काल हो गया, ये सब अखबार चलाए जाने लगे। इन अखबारों में काफी रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को लिखा जाने लगा, है ना। लोगों को यहाँ पर बताने लगे कि क्या चल रहा है ना, व्हाट योर थॉट प्रोसेस शुड बी, ऑल दीस थिंग्स। तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट बट लैक द मुस्लिम पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पर ये एक भी चीज है जो आपको पता होना चाहिए, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जब होती हैं तो उसमें मुस्लिम का पार्टिसिपेशन बहुत कम था, है ना, और हिंदू रिलीजन जो है वो ओवर एम्फसाइज किया गया, है ना। तो ओवर एम्फेसिस ऑन द हिंदू रिलीजन एंड लिमिटेड स्कोप ड्यू टू नैरो अपर कास्ट बेस, राइट। तो जिसकी वजह से हम देखेंगे कि आगे चल के ये फेल भी कर जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन ऑल्सो फेल टू विथस्टैंड द स्टेट रिप्रेशन। तो स्टेट जो है ब्रिटिश स्टेट है वो रिप्रेस कर देगा, पूरा सप्रेस कर देगा इनको, ये सब चीजें यहाँ पर चलती रहेंगी, ठीक है। तो ये अखबारों के नाम भी जो आपको पता होने चाहिए, राइट। तो अब आते हैं हम लोग, ये तो बंगाल पे चल रहा था, तो बंगाली कहानी आपको समझ में आ गई, ठीक है। अभी आप जब सारे पढ़ लोगे ना तो आपको क्या कनेक्ट होगा, जैसे अब्रॉड वाला है तो अगर अब्रॉड वाला लाला हरदयाल वगैरह मैंने आपको बताया, है ना, जर्मनी का मैंने आपको बताया, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। तो होगा क्या, अभी होगा क्या कि अब देखो कंट्री में जैसे आप देखोगे कंट्री में बंगाल में कुछ चल रहा है, सिमिलरली ऐसे आपको महाराष्ट्र में कुछ देखते हुए मिलेगा, महाराष्ट्र में कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। ऐसे आप देखोगे कि पंजाब में यू विल फाइंड पंजाब में कुछ चल रहा है, यहाँ पर पंजाब में चीजें चल रही हैं,
ठीक है। और इसके अलावा फिर बर्लिन में चल रहा है, ठीक है, बर्लिन में चीजें चल रही हैं, और इसके अलावा अमेरिका में भी चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो जब ये सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही हैं और ये चल रही है अंग्रेजों के खिलाफ, और ऐसे मोमेंट पे चल रही है जब 1914 से लेकर आप देखोगे 1918 तक यू विल फाइंड कि भाई वर्ल्ड वॉर चल रही है ना, वर्ल्ड वॉर चल रही है। तो बेसिकली अंग्रेज भी यहाँ पर बिजी हैं, तो प्रॉब्लम्स आर विद ब्रिटेन, ब्रिटेन के लिए प्रॉब्लम है ना। और इसी बात हम कहते हैं, इसीलिए कहते भी हैं कि इसके बाद वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों का वो कमबैक हुआ ही नहीं, जो हो सकता था वो हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने कई जगह से उनको तोड़ दिया था। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इस सेंस में बहुत खतरनाक थी, है ना। इस प्रकार से चीजें यहाँ पर है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं महाराष्ट्र की कि यहाँ पर इन्होंने क्या क्या चीजें करी, ठीक है। आइए जरा डिस्कस करते हैं, चलिए। आइए चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर महाराष्ट्र की, अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, ठीक है। ओहो, चलिए ये तो मैं आपको लिखा ही चुका हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक चैप्टर बहुत कोई टफ चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है ना, कोई बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है। आइए महाराष्ट्र की बात करते हैं। देखो महाराष्ट्र में क्या होता है, कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रामोसी। अभी रामोसी पीजेंट अपराइजिंग्स होती है ना, इनके इसमें जो लीडर है कौन थे, वासुदेव बलवंत फाड़के, ठीक है। अब ये नाम इंपॉर्टेंट है, तो एक आपको ये पता होना चाहिए सीधे सीधे महाराष्ट्र के अंदर ये नाम आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये नाम का आइडिया आपको तुरंत यहाँ पर होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या है, तो प्लीज महाराष्ट्र हेडिंग डाल दीजिए, महाराष्ट्र हेडिंग डाल दीजिए, महाराष्ट्र, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आपको पहला नाम जो मिल रहा है, जो अर्लीस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपको देखने को मिलती है, ये 1900 से पहले ही हो रहा है। हमने बोला कि भाई ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज है वो कहीं ना कहीं 1909 के आसपास की बात शुरू होती हैं, बट यू विल फाइंड इन महाराष्ट्र यहाँ पर आप देखोगे रामोसी अपराइजिंग्स हो जाती है, रामोसी अपराइजिंग्स, ठीक है। और इनमें जो सबसे मेन जो यहाँ पर लीडर निकल के आते हैं, वासुदेव बलवंत फाड़के, वासुदेव, ठीक है। ये नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नाम है। जरा देखते हैं, आइए देखिए क्या किया उन्होंने, क्या किया देखिए। तो रामोसी वासुदेव बलवंत फाड़के एम्ड टू इंस्टिगेट आर्म्ड रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चाहे पंजाब हो, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे अब्रॉड हो, काम खाली एक होगा कि इंस्टिगेट करना है लोगों को बंगाल अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। ये कॉमन चीज है, कॉमन एजेंडा होगा सबका, ठीक है। अब जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो कम्युनिकेशंस को डिसरप्ट कर दिया, है ना। पता चला कुछ यहाँ पर या कुछ लाइंस है, कम्युनिकेशन लाइंस, उसे तोड़ दिया, कंडक्टेड डकैतीज करना शुरू कर दिया टू रेज फंड्स। अब पता चला कोई यहाँ पर ट्रेन जा रही है, उसको लूट लिया गया, है ना। पता चला कोई यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी गाड़ी जा रही है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डली हुई हैं, कुछ ज्वेल्स डले हुए हैं, सिक्के हैं, करेंसी है, उनको लूटना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर रामोसी पीजेंट अपराइजिंग्स में यहाँ पर होता है। तो तिलक साहब जो थे, तिलक साहब प्रोपोगेटेड मिलिटेंट नेशनलिज्म एंड वायलेंस थ्रू फेस्टिवल्स एंड जर्नल्स। तो हमने ये देखा ही था, तिलक बाल तिलक जी का क्या तरीका था कि भाई वो आपका फेस्टिवल जो थे, लाइक फॉर एग्जांपल गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, वो किया उन्होंने, है ना। उसके अलावा न्यूज़पेपर भी शुरू करे, है ना। कौन कौन से न्यूज़पेपर, जैसे हम देखेंगे एक यहाँ पर था केसरी, है ना, केसरी जो कि यहाँ पर क्या था, मराठी में था, है ना। ये यहाँ पर किसमें था, मराठी में लिखा गया था, है ना। इसके अलावा आप देखोगे एक था महारत्ता, है ना, एक था क्या महारत्ता विच वॉज रिटन इन इंग्लिश, है ना, ये आपका इंग्लिश में लिखा जाता था। तो ये क्या है, ये सब अखबार क्या बातें कर रहे हैं, ये सब बातें कर रहे हैं कि भाई किस प्रकार से वायलेंस स्प्रेड करना है ना, कैसे वायलेंस स्प्रेड करना है, ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो यू विल फाइंड दैट नेक्स्ट। उसके बाद देखिएगा आप क्या हुआ, जस्ट अ मिनट, कुछ यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है क्या, नहीं इतना ही, इतना ही, आइए, ठीक है। तो चपेकर ब्रदर्स का नाम, अब ये चपेकर ब्रदर्स का नाम भी इंपॉर्टेंट होता है। मर्डर्ड प्लेग कमिश्नर एंड लेफ्टिनेंट आयरेस्ट को यहाँ पर क्या मर्डर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब चपेकर ब्रदर्स का नाम भी हो जाता है कि इन्होंने यहाँ पर किया। सावरकर एंड हिज ब्रदर ऑर्गेनाइज मित्रा मेला को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, मर्ज्ड विद अभिनव भारत। तो बेसिकली क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई जैसे अभिनव भारत कैसे आया, यंग इटली नाम आया, यंग इटली, है ना। जैसे नाम था गोएसपी मैगजीन ने अपना सीक्रेट सोसाइटी शुरू करी थी, यंग इटली, वैसे यहाँ पर शुरू किया गया अभिनव भारत, राइट। तो बेसिकली ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। सावरकर एंड हिज ब्रदर्स ने शुरू किया क्या, मित्र मेला को शुरू किया गया। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, चार्ट बना लीजिएगा, चार्ट में लिख लीजिएगा, सावरकर एंड मित्र मेला,
सावरकर, ठीक है, एंड मर्ज विद अभिनव भारत। नाउ नासिक, पूना, बॉम्बे, ये सब सेंटर्स हो गए जहां पर बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉम्ब मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, राइट, इस तरह की चीजें हो रही हैं। नाउ ये यहाँ पर देखिएगा एएमटी जैक्सन, अब ये बेसिकली क्या थे, कलेक्टर थे नासिक के, ठीक है, इनको मार दिया गया था, वो स्किल्ड बाय मेंबर ऑफ अभिनव भारत, अभिनव भारत के मेंबर के द्वारा इनको यहाँ पर मार दिया गया था, ठीक है, एक तो ये बात हो गई। देन किलिंग रिवील्ड अ कॉन्स्पिरेसी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट। अब ये जब इस प्रकार की जब किलिंग की बात आई है, पता चला कि अच्छा ये अटैक किया गया है ना, ये अटैक किया गया, स्किल्ड बाय मेंबर ऑफ अभिनव भारत, जब इस पे बैठक बैठी, इस पे सोच विचार हुआ, तो पता चला कि भाई ये लोग तो चाहते हैं कि भैया कॉन्स्पिरेसी के थ्रू हम इस कॉन्स्पिरेसी ऐसी थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना है थ्रू आर्म्ड रिवॉल्यूशन, ये सब बातें चल रही हैं। सावरकर वाज फाउंड टू बी ब्रेन, और ये कहा गया कि भाई इसके पीछे ना जो मेन व्यक्ति है वो वीडी सावरकर है, वीडी सावरकर इज द मेन पर्सन बिहाइंड दिस कॉन्स्पिरेसी, कि भैया ये जो यहाँ पर कोशिश करी गई है एएमटी जैक्सन को मारने की, ठीक है, इनके पीछे सावरकर का नाम है। तो सावरकर जी को यहाँ पर सेंटेंस कर दिया, जेल में डाल दिया गया, टू ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ एंड फोर्टफिचर फॉर ऑल हिज प्रॉपर्टी, ठीक है, उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए बोल दिया गया, उनको पूरा लाइफ के लिए पूरा उनको जेल में डालने की बात कर दी गई। ये सब बातें यहाँ पर जो वीडी सावरकर के लिए हुई थी, ठीक है। तो अगर हम महाराष्ट्र की बात कर रहे थे तो महाराष्ट्र में यहाँ पर ये नाम हो गया। फिर उसके बाद हम लोग ने बात करी, तिलक जी का नाम आएगा, तिलक जी का नाम आएगा, ठीक है, तिलक जी का नाम आएगा। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। ऑल राइट, सो तिलक जी का नाम आया, मैंने बताया आपको अगेन, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक बेसिकली इन महाराष्ट्र, राइट। तो इनका यहाँ पर वो जो अखबार है वो हमने देख लिए, है ना, हमने देखा केसरी के बारे में, हमें नोट कर लीजिए केसरी, हमने देखा यहाँ पर किसके बारे में, महारत्ना के बारे में, ठीक है। और कौन सा नाम यहाँ पर आया, वीडी सावरकर, और कौन से नाम आए यहाँ पर, और कौन से नाम आए, वीडी सावरकर, वीडी सावरकर, ठीक है। इसके अलावा नाम देख लीजिए, और चपेकर ब्रदर्स, चपेकर ब्रदर्स, ठीक है। तो ये कुछ नाम है, आपको महाराष्ट्र के अंदर ऐसे नाम पता होना चाहिए, कौन कौन से नाम है, इनकी कौन कौन संस्थाएं थी वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसमें, ठीक है, इनकी संस्थाएं कौन कौन सी वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पंजाब के बारे में। पंजाब में देखिए नाम इंपॉर्टेंट है, नाम अजीत सिंह इंपॉर्टेंट है, लाला हरदयाल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये नाम आपको कुछ पता होने चाहिए, कौन कौन से नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट। आइए पंजाब की बात करते हैं। तो इशूज फ्यूलिंग पंजाब, क्या क्या इशूज थे पंजाब, देखो पंजाब आपको पता है कि एक इशू, एक लैंड है जहां पर एग्रीकल्चर बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, है ना, एग्रीकल्चर यहाँ पर बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, हमेशा की बात है। तो फमीन आ गया था पंजाब में, ठीक है, एंड राइजिंग लैंड रेवेन्यू एंड इरिगेशन टैक्स बहुत लिए जा रहे थे, ठीक है, लैंड रेवेन्यू बहुत वसूला जा रहा था लोगों से, बहुत इरिगेशन टैक्स लिए जा रहा था उस वक्त। ऐसे माहौल में भुखमरी फमीन भी चल रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसे में यहाँ पर जो लोग होंगे वो रिवोल्ट करेंगे, राइट। प्रैक्टिस ऑफ बेगार चल रहा है कि आपसे काम करवाएंगे लेकिन आपको तनख्वाह नहीं देंगे, है ना। इन्फ्लुएंस ऑफ इवेंट्स इन बंगाल, अब पंजाब के अंदर भी जो यहाँ पर इन्फ्लुएंस बंगाल में हो रहे थे, है ना, जो इन्फ्लुएंस बंगाल में थे, जो इन्फ्लुएंस महाराष्ट्र में हो रहे थे, उसका आपको देखने को मिलेगा कि उसका इन्फ्लुएंस यू विल फाइंड ऑन पंजाब, है ना, उसका इन्फ्लुएंस पंजाब पे भी देखने को मिलेगा, राइट। तो जैसे कि वहां पर लोग इस प्रकार की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो पंजाब में लोगों ने कहा हम भी करेंगे भाई, हम भी तख्ता पलट करेंगे, ऑल दीज थिंग्स। तो कौन कौन से लीडर है यहाँ पर, लाला लाजपत राय का नाम इंपॉर्टेंट होगा, अजीत सिंह का नाम इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, भगत सिंह के अंकल थे ये, राइट, भगत सिंह अंकल, राइट। तो लाला लाजपत राय का यहाँ पर अखबार है पंजाबी के थ्रू वो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। ये न्यूज़पेपर हो गया जो वो जिसके थ्रू वो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी को बता रहे हैं, ये फैक्ट है, ऐसे आपको लिख लेना है, ठीक है। अजीत सिंह का यहाँ पर आप देखोगे कि अखबार हो गया कौन सा, अंजुमन ए मोहिसबानी, है ना, अंजुमन ए मोहिसबान ए बाने वतन, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर इनका भी अखबार हो गया। तो बेसिकली ये कुछ इस प्रकार से फैक्ट है जो आपसे पूछ सकता है प्रीलिम्स के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से अखबार है भैया, ठीक है। और कौन से लीडर है, आगा हैदर है, सैयद हैदर रजा, भाई परमानंद, है ना, लालचंद फलक। तो ये कुछ यहाँ लीडर्स के नाम है जो पंजाब के अंदर एक्टिव थे, ठीक है, जो पंजाब के अंदर यहाँ पर आपको एक्टिव देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। देन उसके बाद देखिए क्या हुआ पंजाब के अंदर, अब एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज यहां पर होना शुरू होती है पंजाब के अंदर, राइट। तो अर्जिंग नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड वाटर रेट्स, राइट। तो अब ये बोला गया कि भाई हम पेमेंट नहीं करेंगे, आपका रेवेन्यू का हम पेमेंट नहीं करेंगे, राइट। पब्लिकेशन ऑफ भारत माता जर्नल ये भी पब्लिश कर दिया गया। तो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज जब चल रही थी, गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन कर दिया इन चीजों पे कि भाई कैसे पेमेंट नहीं करोगे, पेमेंट तो करना पड़ेगा। पॉलिटिकल मीटिंग्स जो कर रहे हो तुम लोग ना, वो सब बैन करो, नहीं होनी चाहिए। लाला हरदयाल वाली चल रही है और ऑल दीज थिंग्स। डिपोर्टेशन हुआ लाला लाजपत राय का, अजीत सिंह का, इनको डिपोर्ट कर दिया गया। लाला लाजपत राय को पकड़ लिया गया और उनको डिपोर्ट कर दिया गया, अजीत सिंह को डिपोर्ट कर दिया गया। ट्रांसफॉर्मेशन इंटू रिवॉल्यूशनरीज, अब अल्टीमेटली जब सब बातें यहाँ पर हुई तो बट ऑब्वियसली बात है रिवॉल्यूशनरीज अपना यहाँ कदम उठाएंगे। और ऐसे में अजीत सिंह और उनके यहाँ पर जो साथ थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सूफी अंबर प्रसाद, लालचंद हो गए, भाई परमानंद, लाला हरदयाल, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लाला हरदयाल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम हियर। तो इनका नाम के ऊपर डिस्कशन हमें यहाँ पर करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिवॉल्यूशनरीज। तो जब यहाँ पर ये जो पंजाब में चल रहा था ना, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, जब ये लोग जो काम कर रहे थे, अंग्रेजों ने उनके कामों पे क्या किया,
एक एक यहाँ पर क्या किया, लाठी मारी बुरी तरह से, उनके कामों को सप्रेस कर दिया गया, उनको उनके एक्शंस को सप्रेस कर दिया गया। तो बट ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन होगा रिवॉल्यूशनरीज का राइज होना। ठीक है, रिवॉल्यूशनरीज का राइज हुआ, लाला हरदयाल वाला कहानी। तो यहाँ पर क्या हुआ, गदर। अब गदर एक इंपॉर्टेंट बात है, गदर के बारे में देखिए क्या मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पर फिर से रास बिहारी बोस का नाम आता है। तो रास बिहारी बोस इन्वॉल्वमेंट आता है, रास बिहारी बोस का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट आया किसमें, गदर रिवॉल्यूशन में ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर 1। अब देखिए क्या चल रहा था, हुआ क्या कि भाई यहाँ पर कोलैबोरेशन किया बाघा जतिन के साथ, एंड एक्सटेंशन ऑफ बंगाल प्लान टू पंजाब। तो जो बंगाल में चल रहा था उस प्लान को पंजाब में ले गए। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, ये हुआ क्या कि भाई आप समझ रहे हो ना कि भाई सीधी बात है, क्या हुआ देखिए, अभी आपको कहानी पूरी कवर होगी। एस्केप टू जापान इन 1915 व्हेन रिवॉल्यूशन प्लान फेल्ड, इंपॉर्टेंट रोल इन फाउंडिंग द इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, रास बिहारी बोस का काफी इंपॉर्टेंट नाम आता है। इनफैक्ट आप देखोगे इन द फॉर्मेशन ऑफ INA ऑल्सो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट नाम आएगा वहां पर। ठीक है, तो क्या हुआ क्या कि भाई गदर में क्या सिनारियो हुआ कि ये लोग बाहर बैठ के काम कर रहे थे, यानी कि ये लोग आप देखोगे सैन फ्रांसिस्को में है, वहां पर इनका हेडक्वार्टर है, वहां पर बैठ के काम कर रहे हैं, राइट। और वहां पर बैठ के क्या हुआ कि एक इंसिडेंट हुआ, कोमागाटोमारू इंसिडेंट का। मैं आपको बताता हूं क्या इंसिडेंट है वो। ठीक है, ये मैं अब हम अब अब्रॉड पढ़ेंगे ना तो अब बातें यहां से क्लियर होंगी। एक्चुअली क्या था कि ये पंजाब और सब जो हो रहा था ना, इनका कनेक्शन अब्रॉड से ज्यादा था। मतलब बिना अब्रॉड पढ़े आप पंजाब को नहीं समझ सकते। अब समझते हैं कि अब्रॉड क्या हुआ। देखिए जरा, इंडियन रिवॉल्यूशनरीज ये बाहर पहुंच गए, शॉर्ट शेल्टर आउटसाइड। मैंने बताया क्यों, ताकि ब्रिटिश के कंट्रोल से ये बाहर रहेंगे। ठीक बात है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पहला नाम आएगा श्यामजी कृष्णा वर्मा। ना श्यामजी कृष्णा वर्मा आप देखोगे कि ये इंडिया हाउस का एस्टैब्लिशमेंट करेंगे लंदन में 1905। सो 1905 में ही एस्टैब्लिशिंग व्हाट, ही एस्टैब्लिशिंग द इंडियन हाउस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। कोई अगर मतलब मान लो कोई अगर ब्रिटेन में है, फॉर एग्जांपल कोई अगर मान लीजिए कहां पर है, लंदन में है। ठीक है, कोई अगर लंदन में बैठा हुआ है ना, कोई अगर ब्रिटेन में है। अब अगर उसको मान लीजिए कुछ अगर एक्टिविटी पार्टिसिपेट करना है ना, इंग्लैंड के अगेंस्ट, ब्रिटेन के अगेंस्ट, तो वो क्या करेगा, वो इंडिया हाउस जाएगा, है ना। वो इंडिया हाउस जाके अपना समर्थन स्थापित करेगा, समर्थन देगा कि भैया मुझे ये काम करना है। तो बेसिकली आप लंदन में बैठ के काम करोगे तो आपके ऊपर उतना अड़ंगा नहीं लगाया जाएगा ना, आप लंदन में हो। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा एस्टैब्लिश किया इंडिया हाउस लंदन के अंदर, 1905 में एस्टैब्लिश कर दिया था। अब इंडिया हाउस क्या कर रहा है, एक सेंटर की तरह है। मान लो किसी को कोई अगर किसी को आवाज उठानी है अंग्रेजों के खिलाफ, किसी को प्रोटेस्ट करना है, तो वो इंडिया हाउस में जाके अपने आप को अपनी अपनी बातें रख सकता है। ठीक है, तो दिस वाज लाइक अ सेंटर फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एंड प्लेटफॉर्म फॉर द रेडिकल आइडियाज। तो एक तरह का रेडिकल आइडिया का प्लेटफॉर्म मिल गया, यानी कि लंदन के अंदर ही बैठ के अब हमने एक संस्थान खोल दी थी जो कि इंग्लैंड वालों को ही अपोज कर रहा है, उन्हीं को खिलाफ यहाँ आवाज उठा रहा है। ठीक है, ये बेसिकली आप देखोगे सोशियोलॉजिस्ट थे। तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जर्नल वाज पब्लिश फ्रॉम इंडियन, तो एक यहाँ अखबार है, एक अखबार है, नॉट द सोशियोलॉजिस्ट नहीं थे, सॉरी, ये इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एक अखबार है। ठीक है, उसको यहाँ इंडिया हाउस से पब्लिश किया जाता था। अब इस अखबार में अगेन वही सब बातें लिखी जाएंगी, वही रिवॉल्यूशनरी बातें होंगी यहाँ पर, कैसे अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी है। तो रिवॉल्यूशनरीज लाइक सावरकर एंड हरदयाल, लाला आपका हरदयाल, वेर मेंबर्स ऑफ द इंडिया हाउस। और इंडिया हाउस के ये लोग मेंबर थे, लाला हरदयाल वगैरह जो है, VD सावरकर इसके यहाँ पर जो है मेंबर रहे, राइट। तो अब यहाँ क्या हुआ, मदन लाल ढींगरा ये एसोसिएटेड थे। अब यहाँ कर्जन विली है, कर्जन विली इन लंदन। ठीक है, इनका असैसिनेशन किया किसने, देखिए मदन लाल ढींगरा ने किया। ये देखिए लंदन में चल रहा है। ठीक है, नाउ सी लंदन बिकेम अनसेफ, लंदन अनसेफ हो गया क्योंकि इस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है। वहां पर आपने इंडिया हाउस खोल दिया, लंदन वाले खुद समझ गए कि यार ये तो हमारे खिलाफ ही जहां रहते हैं वहीं पर ये गड्ढा कर रहे हैं। ठीक है, तो लंदन बिकेम अनसेफ। अब जब लंदन अनसेफ हो गया तो क्या किया जाए, क्या हुआ, for revolutionaries after Savarkar's extradition and transportation for life in 1910। हुआ क्या, अब जाहिर सी बात है अगर लंदन अनसेफ हो गया तो नाउ वेयर विल यू गो, यू हैव टू गो नाउ सी पेरिस, जेनेवा, ये सारे सेंटर्स इमर्ज हो गए नए नए, जहां पर हम जाके अपनी बातों को रख पाएंगे। ठीक है, फॉर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। समझ रहे हो आप कि लंदन में आप बैठे, लंदन में आपने इंडिया हाउस ओपन किया, लंदन में इंडिया हाउस ओपन करने के बाद श्यामजी कृष्णा वर्मा वहां पर बैठे हुए हैं। नाउ इट इज लाइक अ सेंटर, वहां पर आप अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, है ना, आप अंग्रेजों के खिलाफ वहां पर आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जब लंदन अनसेफ हो गया तो अब कोई दूसरा सेंटर चाहिए अपन को, तो वहां पर देखो पेरिस का उदय हुआ, पेरिस में हमने नया सेंटर बनाया, जेनेवा को हमने नया सेंटर बनाया। और यहां पर आप देखोगे कि मैडम भिकाजी कामा और अजीत सिंह ये ऑपरेट कर रहे थे इन सिटीज से, राइट। इन सिटीज से आप देखोगे, पेरिस से, जेनेवा से, यू विल फाइंड दैट मैडम भिकाजी कामा एंड अजीत सिंह वर ऑपरेटिंग, राइट। एक नाम और आता है, दैट इज वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, राइट। ये चूज कर रहे थे बर्लिन को, मैंने आपको बताया जर्मनी। तो जो जर्मनी वाला, ये जो इंडिया जर्मनी कॉन्स्पिरेसी होती है वो यहीं से होना शुरू होती है। आप समझ रहे हो ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये बातें पहले भी आई थी, लेकिन अब कनेक्ट होंगी डॉट्स कि भाई जो अब यहां पर ये लोग बाहर पहुंच गए थे, रिवॉल्यूशनरीज जो इंडिया से बाहर थे, है ना, वो कनेक्ट कर रहे थे भाई, वो बाहर जो कर रहे थे जर्मनी में कर ही रहे थे, है ना, लेकिन उसकी कनेक्शन इंडिया से हो रहे थे, राइट। तो बर्लिन को अपना बेस बनाया वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने, पर्टिकुलरली आफ्टर डिटोरेटिंग एंग्लो जर्मन रिलेशंस। तो जब ब्रिटिश और जर्मनी के रिलेशंस खराब हो गए थे, वर्ल्ड वॉर 1 में अगेंस्ट थे ये लोग, तब यहाँ पर जर्मनी बर्लिन में बैठ के वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने जर्मनी के साथ अपने साठगांठ करना यहाँ पर स्टार्ट किया। गदर पार्टी फॉर्म होती है फाइनली, आप देखोगे कहां पर फॉर्म हुई, सैन फ्रांसिस्को में फॉर्म हुई। ठीक है, सो द रिवॉल्यूशनरी ग्रुप सेंटर्ड अराउंड न्यूज़पेपर द गदर। तो गदर एक पहले अखबार, ठीक है, और
आप देखोगे फिर ये पार्टी फॉर्म होती है गदर पार्टी। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था, यूएस में, फार ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आप देखोगे कौन कौन था इस गदर में, इस पार्टी में कौन कौन था, एक्स सोल्जर्स थे, है ना। इस पार्टी में कौन है, पीजेंट्स हैं पंजाब के, जो बहुत खौलाए हुए हैं कि हमसे किस तरह से यहाँ पर वसूलते थे टैक्स वगैरह, है ना, जो माइग्रेट कर गए थे बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, ये भी कि हमको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। ठीक है, तो ये सब लोग अब यहाँ पर कहाँ पहुंचे हुए हैं, ये अब लोग हैं सैन फ्रांसिस्को में, राइट। तो प्री गदर एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय एक्टिविटीज लाइक रामदासपुरी, जीडी कुमार, ये सब नाम है, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भकना, है ना, जितना आप याद रख पाओ, लाला हरदयाल, ऑल दीस थिंग्स आर देयर, ये सारे नाम है। अगेन नाम यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत सारे नाम है लेकिन नाम जो ये इंपॉर्टेंट निकल के आता है, लाला हरदयाल का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्लियर एक्टिविटीज, अब जैसे क्या एक्टिविटीज हो रही थी, ये जो गदर पार्टी बनी थी उससे पहले एक्टिविटीज क्या थी, अर्लियर एक्टिविटी सेटअप स्वदेश सेवक होम, ये शुरू किया था, वैनकावर में बनाया गया था, एक सेंटर वैनकूवर को बनाया गया था। ठीक है, एंड यूनाइटेड इंडिया हाउस ये सियाटल में बनाया गया था। आप देखो अमेरिका में बैठकर भी ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इट वाज नॉट ओनली लिमिटेड टिल बर्लिन, बर्लिन के अलावा अमेरिका में भी सैन फ्रांसिस्को हो गया, सियाटल हो गया, राइट, वैनकूवर हो गया, जहां पर कुछ कुछ संस्थाएं जो है वो फॉर्म करी जा रही हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ यहां पर आवाज उठाने के लिए बनाई गई थी। गदर को फाइनली स्टैब्लिश किया गया 1913 में, गदर प्रोग्राम। नाउ क्या हुआ इसमें, असैसिनेशंस, पब्लिशिंग एंटी इंपीरियलिस्ट लिटरेचर, वही सब बातें होंगी, है ना, वही बातें होंगी कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई गई, है ना, यहाँ पर रिवोल्ट किया गया ब्रिटिश कॉलोनीज के अंदर, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फिगर्स है, लाला हरदयाल हो गए, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह, अब ये नाम इंपॉर्टेंट है, करतार सिंह सरबा, ठीक है, बरकतुल्लाह, भाई परमानंद, ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट लीडर्स रिलेटेड टू गदर पार्टी, राइट। गदराइट्स एम्ड एट इंसाइट रिवोल्ट इन इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इनका रिवॉल्यूशन था गदर वाला, ये कैसे फैल गया, कोमागाटा मारू इंसिडेंट से, है ना। मारू बेसिकली अ शिप, ठीक है, मतलब एक शिप को बोलते हैं, जापानीज वर्ड। तो कोमागाटा क्या था, कोमागाटा मारू इंसिडेंट क्या था कि भाई ये शिप है, ये इंडिया से जो है, ये इंडिया से पहुंचती है इधर होते हुए, ठीक है, ये इंडिया से निकलती है, ऑल दिस, ये नीचे साउथ ईस्ट एशिया की होती है, साउथ ईस्ट एशिया से होकर यहाँ पहुंचती है, ये कहाँ, ये अमेरिका पहुंच रही होती है, राइट। तो बेसिकली इस शिप को यहाँ पर अमेरिका में घुसने नहीं दिया गया, है ना, अमेरिका में घुसने नहीं दिया गया। इसमें जो यहाँ पर शिप में लोग बैठे थे, जो सिख थे, उनको एक तरह से क्वारंटाइन कर दिया गया, उनको दो हफ्ते तक उतरने नहीं दिया गया, ठीक है। तो बेचारे इस तरह से, और फिर ऊपर से इस शिप को वापस ही भेज दिया गया इंडिया, इस शिप को वापस इंडिया भेज दिया गया। इस तरह की जब एक्टिविटी हुई तो दिस वाज द टर्निंग, दिस वाज द बर्निंग, मतलब दिस वाज लाइक अ इंसिडेंट जो ऐसा था जिसकी वजह से बहुत बड़ा यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आया, और फिर ये लोग और ज्यादा इंसाइट हो गए कि हमको ये अटैक करिए, हमको इस तरह का विद्रोह करना ही करना है। सो मेन व्हाट वाज द फायरिंग पॉइंट वाज कोमागाटा मारू इंसिडेंट, जो कि गदर पार्टी के लिए यहाँ पर ये इंसिडेंट था, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ इमेज आप इसकी देख सकते हैं। तो कोमागाटा मारू इंसिडेंट क्या था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि शिप में आप देखोगे 370 सिख थे, पंजाबी मुस्लिम भी थे, ठीक है। बिलीव दैट कैनेडियन अथॉरिटीज, अब इनका बिलीव क्या था, इनका बिलीव ये था कि भाई कनाडा की जो अथॉरिटीज है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है, हमको एंटर नहीं करने दे रही है यहाँ पर कनाडा में, ठीक है। सो कोमागाटा मारू इंसिडेंट क्रिएटेड एन एक्सप्लोसिव सिचुएशन इन पंजाब में सिचुएशन बड़ी यहाँ पर एक्सप्लोसिव हो गई। क्या, शिप कैरिंग 376 एंड पंजाबी मुस्लिम्स इमिग्रेंट्स टर्न बैक बाय कैनेडियन अथॉरिटीज, कैनेडियन अथॉरिटी ने उनको वापस कर दिया। तो यहाँ पर लोगों को लगा कि कनाडा वाले जो है ये ब्रिटिश के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इनमेट्स रिफ्यूज टू बोर्ड पंजाब बाउंड ट्रेन, अब पंजाब बाउंड यहाँ पर जो ट्रेन है, इनमेट्स उसको रिफ्यूज कर रहे हैं, रिजल्टिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पुलिस एंड 22 डेथ्स। गदर लीडर्स डिसाइडेड टू लॉन्च अ वायलेंट अटैक एंड आउट्स ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसीलिए एक ऐसा पॉइंट था जिसके बाद डिसाइड किया गया कि नहीं, हमको अंग्रेजों को यहाँ पर हटाना ही हटाना है। फाइटर्स ने यहाँ पर अर्ज किया, बताया क्या हालात है, क्या सूरत है ना। फाइटर्स ने अर्ज किया टू गो टू इंडिया एंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज कमेंस करी गई, पॉलिटिकल डेकर्टीज यहाँ पर शुरू हुई, ऑल दिस थिंग्स, फन रन रेज किए गए। तो दिस वाज हैपेंड इन द कोमागाटा मारू इंसिडेंट कि भाई यहाँ पर गदर से जो लोग, जो शिप भेजी गई थी, उस शिप को वापस कर दिया गया, कनाडा में एंटर नहीं करने दिया गया। इससे समझ में यह आया कनाडा वाले जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं अंग्रेजों के साथ, है ना। फिर ये समझ में आया कि अंग्रेज जो है हमारा इस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली दिस वाज द पॉइंट ऑफ बर्स्ट, और बर्स्टिंग पॉइंट जो हुआ, फिर इस तरह का अटैक करने के यहाँ पर हमने सोच लिया। सो एक्सप्लोसिव सिचुएशन क्रिएटेड इन पंजाब ड्यू टू दीज एक्टिविटीज, प्लान्ड आर्म्ड रिवोल्ट, फिरोजपुर में आर्म्ड रिवोल्ट प्लान किया गया, लाहौर में, रावलपिंडी में, इन सब जगह आप देखो, ठीक है। फॉइल ड्यू टू ट्रेचरी, जो इनके साथ बगावत हो गई, ट्रेचरी हो गई थी। ब्रिटिश अथॉरिटीज टुक इमीडिएट एक्शन, और अल्टीमेटली इनको सप्रेस कर दिया गया, ठीक है, सप्रेस कर दिया, अरेस्ट कर लिया गया, और इन लीडर्स को डिपोर्ट कर दिया गया। और आप देखोगे एग्जीक्यूटिव 45 इंडिविजुअल्स, और 45 इंडिविजुअल्स को यहाँ पर एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। कुल मिला के बहुत सारे इस तरह के एक्टिविटीज थे, बहुत सारे एक्टिविटीज थे। बाद हमको समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये नहीं कर पाए थे ना। जैसे अब रिप्रेसिव मेजर्स, अब अंग्रेजों को लगा ये तो बहुत उल्टी सीधी चीजें हो रही हैं, है ना। तो एक एक्ट लेके आए थे, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। इस एक्ट के हिसाब से क्या हुआ भाई, किसी को पकड़ के जेल में डाल दो अगर लग रहा है कि ये आदमी जो है इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहा है ना। लार्ज स्केल डिटेंशन हुए, बहुत सारे लोगों को डिटेन कर लिया गया, विदाउट ट्रायल डिटेन कर लिया गया, है ना। उनको यहाँ पर जेल कर दिया गया, ठीक है, स्पेशल कोर्ट्स के द्वारा। कोर्ट मार्शल यहाँ पर होने लग गया उन आर्मी पर्सनल्स का, राइट। देन इंटरमेंट ऑफ बंगाल रिवॉल्यूशनरीज,
पंजाब गदराइट्स एंड रेडिकल इस्लामिस्ट लाइक अली ब्रदर्स, मौलाना आज़ाद, तो इन सबको यहाँ पर एक तरह से सप्रेस करना शुरू कर देगा, इनको सप्रेस कर देगा। इवैल्यूएशन करें तो ठीक है, कुछ अचीवमेंट था इन लोगों का, यस, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं था, यस देयर वाज अ आइडियोलॉजिकल सक्सेस था, डर तो बना दिया था, है ना, जो जो यहाँ पर प्री सेक्युलर मिलिटेंट नेशनलिज्म, ठीक है, एक डर बना दिया था, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट थिंग इज कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, सस्टेनेबिलिटी नहीं थी, जिस प्रकार से ये काम कर रहे थे, इनसफिशिएंटली रेडी थे, यहाँ पर ये लोग फुल तरीके से रेडी भी नहीं थे। लाला हरदयाल में हैव बीन इल सूटेड फॉर द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजर। ऐसा भी कहा जाता है कि लाला हरदयाल एक सही आदमी नहीं थे, है ना, माइट भी किसी और कोई और होता। देखो ऑब्वियसली बात है कि लाला हरदयाल ने काम तो बहुत अच्छा किया था, ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने गदर पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट करवाया एंड ऑल दीस थिंग्स, बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, है ना, ये सारे इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा दी, है ना, हमारी शिप को रोका गया तो उसके खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ इनको रिवॉल्यूशन कर दिया। सो ऑल दीज थिंग्स, बट क्या कहा यह जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है इनको कि भाई कोई और होता तो शायद ऐसा नहीं होता, है ना, इस तरह की बातें यहाँ पर बोली जा रही है। अब रिवॉल्यूशन इन यूरोप, ये मैंने आपको बता दिया, यूरोप में भी रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, प्लीज गो थ्रू इट, कई जगह हुआ, है ना, काबुल मिशन भेजे गए, अलग अलग जगह मिशन भेजे जा रहे हैं, उनका मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंगेज करो इंडियन ट्रूप्स को, इंसाइट करो एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट्स को इंसाइट करो, ठीक है, बगदाद भेजे गए मिशन, पर्शिया भेजा गया, टर्की भेजा गया, काबुल भेजा गया, सब जगह यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मिशन भेजे गए, अलग अलग कंट्रीज से हेल्प ली जा रही है ना, रिवॉल्यूशनरीज इन यूरोप में सब बैठे हुए हैं, ठीक है, तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ बर्लिन कमेटी बनाई गई फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1915, ये कमेटी बना दी गई, स्थापित कर दी गई। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडियन सेटलर्स को जो अब्रॉड है उनको रेबिलियन की यहाँ पर क्या करना, तैयार करना। कुल मिला के आप समझ रहे हो कि रेबिलियन की तैयारी हो रही थी, ये सारे रिवॉल्यूशनरीज रेबिलियन की तैयार कर रहे थे, रेबल करना चाहते थे, और अलग अलग देशों से, अलग अलग देश में बैठ के ही काम हो रहा था, और इंडिया से उसके कलेक्शन हो रहे थे कि एक बार की फिर हम रेबल कर देंगे। बट अल्टीमेटली प्लान यहाँ पर लीक हो जाता है ना, प्लान लीक हो गया, म्यूटनी इन सिंगापुर, म्यूटनी भी होती है सिंगापुर में, म्यूटनी होती है, राइट, लेड बाय जमादार चिश्ती खान, ठीक है, ये म्यूटनी लीड करी इन्होंने, सिंगापुर के अंदर भी हुई, है ना, जामदार अब्दुल गानी, ठीक है, सुबेदार दाऊद खान, तो ऑल दीज थिंग हैपेंड, बट इनको क्रश कर दिया गया, ठीक है, इनको यहाँ पर क्रश कर दिया गया, राइट। अब आते हैं हम लोग लास्ट पार्ट, एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे, एंड दैट इज दैट डिक्लाइन ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी का डिक्लाइन हो गया कैसे, टेम्पररी रिस्पाइट था, जो वो कर रहे थे बहुत फुल फ्लेज नहीं था, टेम्पररी था, टेम्पररी रिस्पाइट एंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, रिलीज ऑफ प्रिजनर्स हेल्ड अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। अब जो यहाँ पर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर जो लोगों को पकड़ लिया गया था, बिना उसके जेल में डाल दिया गया था, उनको रिलीज कर दिया। उससे क्या हो गया कि जो यहाँ पर आपके जो लोग थे रिवॉल्यूशनरीज, वो थोड़े काम हो गए, है ना, ठंडे पड़ गए, चलो ठीक है, छोड़ दिया गया है। एटमॉस्फेयर ऑफ कॉन्सिलेशन शुरू हो गया, मॉन्टेग रिफॉर्म्स आने वाले थे, है ना, तो मॉन्टेग्स ने ऐसा कुछ बोल दिया कि लगा कि यार हमें कुछ बड़ा मिलने वाला है, हमें कुछ आज़ादी टाइप मिल जाएगा, तो थोड़े यहाँ पर लोगों को ठंडा कर दिया गया, चलो मत करो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। एंड देन उसके बाद गांधी जी का अराइवल था, गांधी जी भी नॉन वायलेंस की बात यहाँ पर कर रहे थे। तो दैट इज वाई यहाँ पर ये डिक्लाइन हो गया रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का। ये 4 रीजन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो विद दिस हमारा चैप्टर भी यहाँ पर दोस्तों एंड होता है, और होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल से चैप्टर है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, और मैंने ऐसा बताया आपको, उसको बड़ा फैक्ट की तरह नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर एंड हुआ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद एंड जय भारत।